हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी होस्टर एनटीएससी सोशल साइंस के लिए आपकी दोस्त मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला ओवरव्यू वीडियो पे, लाइव में भी बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एनटीएससी स्टेज 1 का सोशल साइंस आपका लेने वाली हूँ। ठीक है, और ओवरव्यू वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लेने वाले हैं, है ना। तो उसमें से अगर आपको याद होगा तो हमारा एक टॉपिक होने वाला था एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हमने सबसे पहला टॉपिक जो है शुरुआत की है एग्रीकल्चर से। ठीक है, अब एग्रीकल्चर टॉपिक में शुरुआत करूं उसके पहले आपको थोड़ा सा पॉइंट्स बता दूं। पॉइंट्स ये बताना चाहती हूं कि मैंने आपको बोला था कि एसएसटी पढ़ने जब भी आओ कहानी जैसे पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठना, बोला था कि नहीं। तो अगर नहीं लेके बैठे हो तो फटाफट आसपास कुछ भी पेज वगैरह पेन वगैरह जो भी दिख रहे हैं तो लेकर और बैठो और फिर हम शुरुआत करेंगे, है ना। तो क्योंकि जितना आप एक्साइटेड थे एनटीएससी के मेगा लॉन्च पे, उतना एक्साइटेड अभी भी होना है, क्योंकि ये जो ग्राउंड लेवल की जो वर्किंग है ना, ये हर चैप्टर की जो वर्किंग है ये आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर होकर बैठना, बाकी सारी चीजें दिमाग से हटा दो, कान गला सारा कुछ जो भी है सारा कुछ इसी में लगा दो अभी। और मैं थोड़ा टाइम लूंगी आपका, लेकिन आपको स्क्रैच से जो कि है सारा कुछ समझाऊंगी। देखो, एनटीएससी जो है वो थोड़ा सा हमारा बोर्ड एग्जाम को लेकर ऊपर से पॉलिश है ना। बोर्ड एग्जाम का तो आप पढ़ ही चुके हो। ठीक है, दिगराज सर ने आपको काफी सारा कुछ बहुत अच्छे से कवर करवाया है, एग्रीकल्चर का भी लेक्चर बना है। लेकिन अगर आपने किसी कारण से वो लेक्चर नहीं देखा है तो कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको सीधा हाई लेवल पे नहीं लेके जाके स्क्रैच से हम कंसेप्ट ओवरव्यू करेंगे। आ रही है बात समझ में? जो भी एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में जो भी अच्छे कंसेप्ट्स हैं जिनको समझना है, जिनको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें हम अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर। ठीक है, तो इसमें जो हमारे सब टॉपिक्स है वो क्या क्या है? सब टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग शुरू करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज दिमाग में रखना। क्या छोटी सी चीज दिमाग में रखनी है मैम? कॉपी पेन तो हम लेके बैठ गए, अब आगे क्या? अब आगे ये है कि कॉपी पेन का इस्तेमाल करो, और मैंने जैसा कि आपको बोला था कि आपको रनिंग नोट्स बनाने, भूलना मत। मतलब ऐसा नहीं कि खो गए बीच में और पता नहीं कहां पहुंच गए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है। रनिंग नोट्स बनाना है तो क्या करना है, जैसे कि मैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग शुरू करी हूं, है ना। अब मैं क्या करूंगी, उसके टाइप्स बताऊंगी, सब हेडिंग बताऊंगी, सब हेडिंग के नीचे के जो है सब पॉइंट्स बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखना है जो मैंने स्लाइड्स में लिखी है। आपको क्या करना है, उसके अंदर जो छोटे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, वन लाइनर जैसे कि भैया प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव का जो भी मैं मीनिंग बताऊंगी वो आपको उसके नीचे लिखते जाना है, ताकि आपको क्या होगा, चीजों समझ में आएंगी, है ना, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, जैसे कि हम शुरू करते हैं। देखो, ये सारे टॉपिक्स होने वाले हमारे, हम शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग से, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में यदि हम बात करें तो एक छोटी सी चीज ये भी समझ लो, एग्रीकल्चर अलग होता है और फार्मिंग अलग नहीं होता, लेकिन इनमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एग्रीकल्चर जो होता है ना, एग्रीकल्चर अगर आपको बोले तो आप खेती मत कहना। ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर में आप ग्राउंड से कुछ उपज निकाल रहे हो, या फिर आप लाइव स्टॉक के साथ में कुछ उनसे रियर कर रहे हो। ठीक है, और भी जैसे आपने फाइबर बनाया, फीड बनाई, ये सारा कुछ क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर में आ जाता है। आ रही है बात समझ में? फार्मिंग क्या हो जाती है? खेती हो जाती है। फार्मिंग मतलब क्या, आप ग्राउंड के अंदर सीड सो कर रहे हो, उससे पेड़ उग रहा है, या फिर उससे क्या हो रहा है, आप फ्रूट्स ले रहे हो, या फिर आप क्या ले रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, ठीक है, ग्रेन्स ले रहे हो। ये क्या हो जाती है, हमारी फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग में कंफ्यूज मत होना। टॉपिक है हमारा, मेन जो चैप्टर है वो हमारा एग्रीकल्चर है, उसके अंदर सब टॉपिक क्या है, फार्मिंग। एग्रीकल्चर में सारा कुछ आएगा, हॉर्टिकल्चर आएगा, फार्मिंग आएगा, और भी बहुत सारी चीजें जैसे ग्रेन्स हैं, दूसरे ग्रेन्स हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो फार्मिंग के बारे में यदि हम बात करें तो ऐसा देखा गया है कि कल्टीवेशन मेथड्स जो है वो समय के साथ साथ बहुत चेंज आया। भैया, आपके दादा नानी से अगर आप बात करोगे, उनके पहले वालों से अगर बात करोगे, मतलब दादाजी से पूछोगे कि आपके पहले कैसे खेती होती थी, तो वो कुछ और प्रोसेस आपको बताएंगे। ठीक है, तो सब्सटैंशियल चेंजेस हुआ है। कैसे चेंज हुआ है भैया? टेक्नोलॉजी आई है। ठीक है, अलग अलग लोगों की सोच बदलने लगी, एजुकेशन आया, है ना। उसके बाद में क्या क्या आया, एक सोशल डिफरेंस भी आया कि भैया पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, बड़े बड़े खेत होते थे, उस पर लोग क्या करते थे, खेती करते थे, सारे घर परिवार के लोग ही मिलके। लेकिन उसके बाद क्या होने लगा, लोग अलग होने लगे, न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वो जो जमीनें थी वो टुकड़ों में बढ़ती चली गई। तो भैया इतने सारे जब चेंजेस आए, सोशल चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, तो भैया मेथड में भी चेंजेस आना जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो जो पुरानी मेथड्स थी उनके साथ साथ अभी तक जो कि मेथड्स है उनके बारे में हम समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग बेसिकली यही है। पहला टाइप जो है वो क्या है,
सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। पहला टाइप क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा टाइप क्या है, कमर्शियल टाइप। तो सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सब्सिस्टेंस मतलब होता है सर्वाइवल, है ना। मतलब मुझे क्या करना है भैया, मेरे पास में एक ज़मीन का टुकड़ा है, मेरे को उसके ऊपर खेती करनी है, खेती करके मैं क्या करूँ, मैं अपनी फैमिली को खिलाऊँ, ठीक है, किसी और को नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि उसको बेच के और उसमें से प्रॉफिट कमाना है। सब्सटेंस मतलब ये सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जीवन निर्वाह के लिए, मतलब खेती करना है, कुछ हिस्से पे करना है, और उससे क्या करना है, वो जो उपज हो रही है वो अपने परिवार वालों को खिलाना है, इतना करना है। पहले यही होता था, है ना। तो यही सारी चीज़ें होती थी, इसलिए क्या हुआ, पहला टाइप तो हमने सब्सिस्टेंस रखा कि भैया जीवन निर्वाह, अपने लिए, अपनी खेती करना। तो दूसरा टाइप क्या रखा गया, कमर्शियल। मतलब क्या, खेती करना अपने लिए, तो उसमें से कुछ अनाज हम अपने लिए तो लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको और बढ़ा के और करके उस और उपज करके, मतलब जैसे तैसे फर्टिलाइज़र डाल के, इरिगेशन मेथड अच्छी करके, और खूब सारा उसके अंदर कैसे भी करके उसको निचोड़ मरोड़ के बहुत सारा प्रॉफिट निकाल के मार्केट में लेके जाना और प्रॉफिट अर्न करना। दो तरीके की समझ आई। पहला क्या है, सब्सिस्टेंस, कॉपी में लिखना, टाइप ऑफ फार्मिंग सब्सिस्टेंस। और क्या है हमारा, कमर्शियल। सब्सिस्टेंस के ब्रैकेट में लिखना, क्या लिखोगे, सर्वाइवल हेतु। कमर्शियल के ब्रैकेट में लिखना, किसके लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। आ रही है बात समझ, कोई दिक्कत है इतने में, नहीं ना। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पता नहीं कुछ करने लग जाते हैं। एक वर्ड है और एक है कमर्शियल, तो वो क्या आता है हमारा मार्केट वाला, ये काम नहीं करना। समझ के चलोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से इजीली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सब्सिस्टेंस हो गया, कमर्शियल हो गया। अब देखो सब्सिस्टेंस में भी थोड़ा सा आया है, क्या आया है, सब्सिस्टेंस के दो टाइप हम देख रहे हैं। एक तो क्या है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। क्या मैम, अब इनको क्यों टुकड़ों में बांटा, भाई जीवन निर्वाह तो जीवन निर्वाह, अब क्या इनको बांटना बेफालतू, ठीक है। तो ये फालतू का नहीं बांटा हुआ है, इसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है कि भैया जीवन निर्वाह पहले भी होता था, आज भी होता है। तो पुरानी जो मेथड थी ना, वो आज के मेथड से थोड़ी सी अलग थी। कैसी थी कि भैया प्रिमिटिव की यदि हम बात करें, देखो इसको याद कैसे रखोगे, प्रिमिटिव मतलब क्या, पुराना, पी पुराना, प्रिमिटिव, ठीक है। इंटेंसिव वो मैं आपको अभी समझाती हूँ, ठीक है। पहले प्रिमिटिव समझ लेते हैं। प्रिमिटिव मतलब क्या भैया, हमारा पुराना। तो पुराने से क्या मतलब है, ये क्या होता था, छोटे हिस्सों पे, मतलब अब जो हम चले पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में, ठीक है, पुराने ज़माने में हम चले गए, तो पुराने ज़माने की हम बातें करेंगे। क्या, छोटे टुकड़े पे होता था, है ना। मतलब लोग क्या करते थे, भले ज़मीनें बड़ी होती थी लेकिन लोगों के टुकड़े होते थे, ठीक है। तो अब वो क्या करते थे, जैसे एक घर है, घर का एक कमरा समझ लो, ठीक है। तो ऐसे एक लैंड है, उसका एक छोटा हिस्सा समझ लो, वहाँ पे वो क्या करते थे, सब थोड़ी थोड़ी खेती के, भैया आज इतने हिस्से पे करना है, फिर अगला वाला आएगा उस पे इतने हिस्से पे करेंगे, ऐसा कुछ जो है वो उनका चलता था, ठीक है। तो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे होती थी, ठीक है। फ्यू पॉकेट्स इन इंडिया होती थी, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे होती थी विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। कौन से प्रिमिटिव टूल्स भैया, वो ऐसे खोदने वाले, ऐसे डिगिंग करने वाले, मतलब जो भी होता था हाथ से होता था। मतलब छोटे छोटे से टूल्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे खेतों में, या कभी आप गए होंगे या मूवीज में आपने देखा होगा, है ना। तो उस तरीके से वो क्या करते थे, खेती करते थे, ठीक है। अब वो खेती करते थे तो हमारी क्या हो गई भैया, सबसे पहला पॉइंट फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया में होता था। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे होता था। तीसरा पॉइंट ये हमारा हो गया क्या, हो, डो, डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। अलग से भाड़े पे नहीं लेके आते थे लेबर्स को, या अलग से कोई सी चीज़ नहीं करते थे। वो क्या करते थे, परिवार के ही लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, वो क्या करते थे, अपना खाना वाना सुबह बना लेते थे, फिर खेतों पे जाते थे और बढ़िया वहाँ पे पैक करके अपना खाना भी ले जाते थे, बच्चों को भी ले जाते थे, खुद भी जाते थे, बढ़िया करके अच्छे से खेती करके आते थे, और फिर क्या करते थे, खुद के लिए ही वो खाना, वही अनाज जो है वो खुद के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि ये किस पे डिपेंड करती थी, मॉनसून पे डिपेंड करती थी। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग से नया कुछ लेकर आए थे, या फिर अलग से कोई मेथड थी। भैया भगवान की पूजा करते थे खूब कि बरसो रे मेघा मेघा, प्लीज़ आज बरस जाना भगवान, आज तो बहुत ज़रूरत है भगवान, आज पानी मत बरसाना, आज आपने पानी बरसाई तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। मतलब वो सारा कुछ जो होता था वो प्योरली डिपेंडेंट होता था मॉनसून पे, कोई इरिगेशन मेथड्स नहीं थी, ठीक है। और जो सॉइल थी, एक तो क्या 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 लगता है भैया, अच्छी खेती करने के लिए, बोलो कमेंट्स में बताओ, अच्छी खेती करने के लिए क्या क्या लगता है, जल्दी बताना, ठीक है। मुझे कमेंट्स में बताना कि अच्छी खेती करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। एक तो पानी चाहिए होता है, ठीक है, तो बता दिया कि वो मानसून पे डिपेंडेंट होते थे। दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा कि भैया ज़मीन से अन्न जो उगता था वो तो ज़मीन में से उगता था ना, तो जब ज़मीन में से उगता था तो फिर किस पे डिपेंडेंट होते थे, सॉइल पे। तो प्योरली सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट होते, मतलब सॉइल जितनी अच्छी, नेचुरली जितनी अच्छी, उतना अच्छा अनाज। मतलब ऐसा नहीं कि फर्टिलाइज़र डालेंगे या पेस्टिसाइड, उस समय में होता भी नहीं था, बनाया भी नहीं गया था। आ रही है बात समझ में। तो क्या है भैया हमारा, डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंट कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन। आगे बात समझ में, चौथा पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कैसे इंपॉर्टेंट है मैम, क्या इसमें नया बताओगे आप, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर सुना है, सुना होगा,
अब मैं समझाती हूँ कि कैसे वो स्लैश है और बर्न है। समझ लो कि ये हमारी लैंड है, ठीक है, ये हमारी लैंड है, ठीक है। अब क्या हो गया कि उनको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा घर, घर का एक कमरा समझ लो, ऐसे ये लैंड, इसका क्या कर लो, एक छोटा टुकड़ा समझ लो, ठीक है। तो मान लो ये वाला टुकड़ा, अब इस पर क्या की, पेड़ पौधे जो है वो उगे हैं, या फिर क्या कि एक फसल जो है वो बोई गई है। अब एक फसल जो बोई गई है उसको वो क्या करते, उसको काट देते, ठीक है। काटना, स्लैश मतलब क्या, काटना, ठीक है। स्लैश कर दिया, काट दिया। अब जैसे ये पेड़ थे, है ना, ये पेड़ थे, इनको हमने क्या कर दिया, काट दिया। तो अब ये क्या हुआ, इतना हिस्सा और अंदर की जड़ें तो बच गई ना, बची कि नहीं बची, पूरा कैसे उखाड़ थोड़े लेंगे, स्लैश करा है, काटा है, ठीक है। तो अंदर की जड़ें जो है वो तो बच जाएंगी। अब अंदर की जड़ें जो बची हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या करेंगे, उनको नष्ट करने के लिए वो क्या कर देते थे, लैंड को इतने इतने हिस्से को जला देते थे। तो इतना हिस्सा क्या हो जाता था, राख में परिवर्तित हो जाता था। क्या हो जाता था, राख में परिवर्तित हो जाता था, एशेज हो जाती थी यहाँ पे, ठीक है। अब ये एशेज हो जाती थी ना, तो फिर ये लोग क्या करते थे, ये दूसरे हिस्से पे चले जाते थे। ये कहते थे अब हम अगली बारी में क्या करेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे। आगे बात समझ। तो ये प्रिमिटिव मेथड, ये मतलब ट्राइबल एरियाज, जब वो ट्राइब्स चलते थे ना, बहुत पुराने जो आदिवासी लोग थे, जब शुरुआत में कोई मेथड्स नहीं थी अलग से करने की, तब से चला आ रहा था, ठीक है। तो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर उस समय पे हम देखते आ रहे थे। तो ये किसका टाइप था, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का टाइप था। आ रही है बात समझ में। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का अगर कोई दूसरा नाम भी आपसे पूछता है ना, तो कहना क्या, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आगे बात समझ। स्लैश एंड बर्न क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। ये एशेस में हो जाता था, फिर ये यहाँ आ जाते थे। अब क्या करता था, फिर बहुत पानी वानी गिरता था, तो फिर से इसकी नेचुरल फर्टिलिटी जो है वो आ जाती थी। फिर से क्या करते थे, बाद में कभी बो देते थे, नहीं तो इसको छोड़ के चले जाते थे और दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाते थे। आगे बात समझ, ठीक, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और चीज़ समझना, लैंड प्रोडक्टिविटी क्या होती थी इसके अंदर, लो हो जाती थी। एज द फार्मर्स डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। अब भाई आप वही खेती, वही ज़मीन बोए जा रहे हो, बोए जा रहे हो, बोए जा रहे हो, सॉइल में मतलब कुछ तो ताकत बचनी चाहिए ना, खाना ही नहीं खिला रहे हो सॉइल को और बस कह रहे हो कि नहीं इनपुट आनी चाहिए, इनपुट आनी चाहिए। तो क्या हो जाता था, सॉइल फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती थी, सॉइल जो है वो उपजाऊ थोड़ी सी कम बचती थी, ठीक है। उसी वजह से धीरे धीरे क्या किया, फिर फर्टिलाइजर्स और इनका मतलब उनको बनाना शुरू किया ताकि सॉइल फर्टिलिटी क्या हो, रिटेन रहे। फिर दूसरी बात एक और क्या होती थी कि जैसे स्लैश एंड बर्न करते थे ना, वो लोग क्या कर देते थे, बर्न कर देते थे स्लैश करके और फिर काट के, फिर वो पूरी एशेज हो जाती थी। जब वो एशेज हो जाती थी ना, तो फिर क्या होता था कि अब देखो आपने कहीं पे भी देखा होगा कि राख कैसी रहती, हवा आई तो उड़ गई, पानी डाला तो पानी के साथ बह गई, ठीक है। तो अब जैसे ये ज़मीन है ना, अब इसके ऊपर क्या थे, पेड़ पौधे थे। अब ये पेड़ पौधों को क्या कर दिया, काट दिया और जला दिया। अब जला दिया ना, तो ऊपर ऊपर की राख रह जाती थी। अब जैसे पानी आया तो टॉप मोस्ट लेयर होती थी ना, वो भी बह जाती थी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये चमका कि नहीं चमका, है ना, तो टॉप मोस्ट लेयर भी बह गई। अब मान लो क्या हो गया, ड्रॉट आ गया तो फिर दिक्कत, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता था कि ये सॉइल फर्टिलिटी क्यों लो हो जाती थी, ये समझ में आ गया, है ना, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर चली जाती थी, डिफॉरेस्टेशन हो जाता था, बहुत सारे फैक्टर्स होते थे, बर्न हो जाती थी कुल मिला के ज़मीन, तो डज नॉट, और फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह भी यूज़ नहीं करते थे, इस वजह से क्या होता था, फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती थी, ठीक है। तो ये समझ में आया, लैंड प्रोडक्टिविटी का अपना 5वां छठा पॉइंट जो है आप बना लेना, ठीक है। उसके बाद में आता है, इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोई भी मिठाई है हमारे यहाँ कुछ और नाम से, कहीं और चले गए तो हमको लगता है अरे ये मिठाई खाने को मिलेगी, देखो तो कोई अपनी जानी पहचानी निकलती है। तो ऐसे ही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग मिलते थे, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में क्या कहा जाता था इसको, झमिंग, झुमझुम झमिंग, ठीक है। तो ये झमिंग कहा जाता था इसको। अब ये जो झमिंग थी ना, अब आप बोलोगे कि मैम आप झमिंग पे कैसे आ गए, हमको तो इतना सब कुछ याद नहीं रह रहा। कुछ भी कंफ्यूज मत हो, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को 2 नाम है। एक नाम है क्या, बोलो बोलो जल्दी बोलो, आवाज़ आनी चाहिए, जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ पर आवाज़ आनी चाहिए ज़ोर से, अभी पढ़ा है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तीसरा नाम क्या है, झमिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट नाम है। बाकी जो नाम है भैया, पोमलो जो है वो मणिपुर में कहा जाता था, दीपा जो है वो बस्तर में कहा जाता था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में कहा जाता था, अंडमान निकोबार में भी यही कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो है इनके कुछ नाम हैं जो अलग अलग स्टेट्स में कहे जाते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्या है, झमिंग याद रख लो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर याद रख लो, किसके नाम है, प्रिमिटिव के। बाकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, नोट्स बना के चल रहे हो ना, नहीं तो कट्टी हो जाऊंगी मैं, ठीक है।
नोट्स बना के चलना प्लीज़ यार। बहुत फिर क्या है कि ना तुमको याद नहीं रहेगा, और ऐसे भी याद नहीं रहता तुम्हें, क्या कोई भी बच्चा हो अगर वो पढ़ रहा हो नोट्स नहीं बनाता ना तो फिर वो भूल जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो भूलने का नहीं है ना अगर, तो फिर क्या होगा कि आप पेन, आंखें, दिमाग सारा कुछ एक ही जगह पर जब लगा रहेगा ना तो चीज़ें जो है वो कम समय में आप अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप नोट्स बनाते चलो। कभी भूल भी गए फटाफट से, इतनी बड़ी वीडियो तो आप वापस खोल नहीं पाओगे कि भाई कहाँ पे मैम ने क्या बताया था, लेकिन खुद से लिखा हुआ रहेगा, उसी को वापस से आप रिवाइज कर लोगे ना फट से, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी उसको ढूंढने में। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो ये जो झमिंग है, ये द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा। इसको मैक्सिको में क्या कहा जाता है भाई? अभी तो हमने कहा इंडियन स्टेट्स की बात की कि भैया नॉर्थ ईस्टर्न में ये कहा जाता है, उधर ये कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में ये कहा जाता है, लेकिन अगर भारत से भी बाहर जाकर अगर हम बात करें तो वहां पे भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता था, तो वहां पे भी अलग अलग नाम है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा। ये मिल्पा जो है थोड़ा सा नाम याद रख लेना, मिल्पा कभी कभी आ जाता है, मैक्सिको में कहा जाता है, सेंट्रल अमेरिका, और ये सारे नाम जो है यहाँ पे दिए। इतना सब याद करने की जरूरत नहीं, एक एक नाम को रटते मत बैठ जाना कि एमसीक्यू में आ जाएंगे, नहीं आएंगे। इतने इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, आप स्लैश एंड बर्न याद रख लो, मिल्पा याद रख लो, ठीक है। बाकी रोका देख लेना एक बार ही, थोड़ा सा ऐसे पढ़ लेना कि दिमाग में लगे कि हाँ सुना सुना है, शायद वही होगा, ऐसा करके याद आ जाए तो चलेगा। रटना मत बिल्कुल भी, नामों पे ज़्यादा फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब एक जो है एनसीईआरटी में हमको छोटी सी कहानी दे रखी है, किसकी कहानी दे रखी है? रिंझा, ठीक है, मेरे जैसी होगी लड़की रिंझा है, ठीक है। अब वो रिंझा है तो रिंझा क्या करती, अपनी फैमिली के साथ में रहती थी छोटे से विलेज में, आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज में, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है वो चलता था। वो क्या करती थी, उनको हेल्प करती थी, कल्टिवेशन में हेल्प करती थी, इरीगेशन में हेल्प करती थी, सारी चीज़ों में, ठीक है। और क्या हो गया था कि धीरे धीरे करके वहाँ पर क्या बन गए थे, कैनाल्स बन गए थे, ठीक है। तो इरीगेशन भी बहुत अच्छे से हो जाता था, लेकिन शी वॉज डोंट अवेयर कि भाई अब स्लैश एंड बर्न हो जाएगा तो फिर उसको कहीं और नेक्स्ट सीजन में जाना पड़ेगा। ऐसे छोटी सी कहानी दे रखी है, ज़्यादा कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं तो भैया आपको जो है आपका एनटीएससी बेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी। अगर मैं बोलूँ कि कोई चीज़ जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, तो फिर ज़्यादा फोकस मत करना, ठीक है। मतलब क्योंकि देखो एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन स्मार्ट वर्क, ठीक है। वो तो फिर बोर्ड एग्जाम ही दे दो, अंतर क्या हो जाएगा दोनों में, है ना। वो आपसे क्या कर रहे हैं, क्रीमी लेयर निकाल रहे हैं, है ना। नेशन हमसे क्या निकाल रहा है, क्रीमी लेयर की। अरे भाई इतने सारे बच्चों में से कौन से बच्चे हैं जिसको चमक रहा है, ठीक है, जिसको समझ आ रहा है कि भैया इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है, ये अपने काम का है, इसको रख लो और इसको याद करके आगे बढ़ो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक एक पेज याद होना चाहिए, एक एक लाइन घोट के अंदर चले जानी चाहिए, नहीं पर ऐसा नहीं करना अपने को। स्मार्ट वर्क करना है। एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगी अगले वाले सेशन में, जो भी रहेगा हम अच्छे से क्वेश्चन जो भी है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसी को रिटेन करना, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चाट जाने का, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अब झमिंग की अगर हम बात करें तो यही जो है क्या करें हमको, इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड, नाम दे रखे, ठीक है। तो ठीक है, ऊपर ऊपर से देख लेना, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे, ठीक है। भूल गए हो तो फिर से याद दिला दूँ, अगर ऐसा लग रहा हो कि इसके पहले बहुत सारा कुछ पढ़ लिया तो ऐसा मत सोचना। क्या पढ़ा है हमने, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, दो टाइप, सब्सिस्टेंस, कमर्शियल। सब्सिस्टेंस जीवन निर्वाह के लिए, कमर्शियल प्रॉफिट अर्निंग के लिए। सब्सिस्टेंस के दो टाइप, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। बस तो हमने प्रिमिटिव पढ़ लिया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस पे हम आ गए हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस की हम बात करें तो भैया ये भी होता है जीवन निर्वाह के लिए। मैम इसमें अंतर क्या है, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है हमको, इसमें अंतर समझना। इसमें क्या अंतर समझना कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है। अब जैसे क्या हो गया, मैंने जैसे आपको बताया था कि बड़े लैंड्स होते थे, धीरे धीरे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, चेंजेस आए, अलग अलग लोग जो है वो थोड़ा सा परिवार से भी दूर होने लगे, न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लगी, तो सबको कहीं ना कहीं लगने लगा कि भैया अपना अगर सेपरेट काम होगा तो अपने को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो लोगों ने क्या किया, जैसे एक पिताजी के दो बच्चे, तो फिर वो दो के और दो बच्चे, तो फिर वो क्या गई, लैंड जो है वो डिवाइड होती गई, ठीक है। अब जब वो लैंड डिवाइड हो गई ना भैया, तो क्या लगने लगा कि इतना हिस्सा है अपने पास, इसी में से जितना निकल जाए ले लो, है ना। ये चीज़ दिमाग में लोगों के आने लगी, तो वो क्या करने लगे,
ज़मीन को निचोड़ने लगे, मतलब छोटी थी लेकिन उसकी मतलब बिल्कुल अच्छे से पूरा सारा उनको मतलब ये था कि इसमें से जितना मिल जाए इतना हम क्या करते हैं ले लेते हैं। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यही होती है, छोटे हिस्सों पे होती है, लेकिन क्या होती है कि भैया बहुत बिल्कुल बायोकेमिकल्स डाल के, इरिगेशन अलग अलग मेथड्स डाल के करके वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज निकाल के अपने परिवार वालों को खिलाएं, थोड़ा हिस्सा जो है वो मार्केट में कर दें। ठीक है, तो इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, इंटेंस, गहन, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल करना, मतलब प्रेशर दे के करना। आ रही है बात समझ में? तो ये इंटेंसिव का क्या होता है, प्रेशर करके करना। तो छोटे ज़मीन पर बहुत प्रेशर देकर ये करना तो फिर क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ में है, इंटेंसिव होता है, इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, लेबर जो है उसके ऊपर लगते हैं, एंड वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशंस आर यूज्ड टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन। ठीक, आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड? कमेंट्स में बताओ, कमेंट्स में बताओ, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, कमेंट्स में आना चाहिए ये। ठीक है, कौन से स्टेट्स है जहाँ पर ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद में हम बढ़ते हैं, ये जो है ना हमको नोट हमको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसी को मैंने आपको शॉर्ट में करके समझा दिया कि वो जो ज़मीन के टुकड़े होने लगे इस वजह से इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो ज़्यादा होने लगी हमारे देश में। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं हमारा तीसरा टाइप। ठीक है, ये वाला जो है टाइप ऑफ फार्मिंग का लास्ट टाइप है, इसके बाद में हम जो है अगले टॉपिक पे जंप कर जाएंगे। कमर्शियल फार्मिंग की हम बात करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग क्या, कमेंट में जल्दी बताओ अभी। कमर्शियल फार्मिंग मैंने आपको क्या बताया था, सब्सिस्टेंस का मीनिंग क्या बताया था ये लिख के बताओ, और कमर्शियल का मीनिंग क्या बताया था ये लिख के बताओ। ठीक है, कमर्शियल का मीनिंग जो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी बताया था मैंने 2-4 मिनट पहले। ठीक है, तो कमर्शियल में क्या होता है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। ठीक है, अब क्या हो गया भैया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होने लगी, तो फिर क्या हो गया कि अलग अलग मेथड्स आई ना, तो फिर क्या करा हमने कि भाई ज़मीन तो है वही, और अब नए नए मेथड से इसमें से क्या करो, अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए सारी चीज़ें करो और खूब सारा इनपुट इसके अंदर डालो, तो हमको हायर यील्ड मिलेगी, और हायर यील्ड मिलके हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा ही पैसा होगा, है ना, ऐसे करके बिल्कुल स्कीम लोग चलाने लगे। ठीक है, तो क्या हो गया, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। अगर HYV सीड कभी आपको दिखता है ना, या कोई फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लेता है तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, याद रखना। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम कमर्शियल और इंटेंसिव में क्या डिफरेंस आ गया, तो बेटा इंटेंसिव में जो है हमारा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हम लोग नहीं यूज़ करते थे। आ रही है बात समझ में? उसमें हम क्या करते थे, बायोकेमिकल्स और इरिगेशन मेथड हमने थोड़ी बहुत लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी। इसमें तो हमने बिल्कुल 12 ही बजा दी, बहुत सारी चीज़ें हम लेके आ गए, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सारा कुछ, और हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से प्रोडक्शन मिले और हम जो है वो बहुत सारा प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, तो ये जो है हमारा कमर्शियल फार्मिंग में हुआ। ठीक है, डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक है, कमर्शलाइजेशन जो है वो वेरी करता है एक रीजन से दूसरे रीजन तक, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे इतना प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो दूसरी जगह पर भी इतना प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, वो अलग अलग है, डिपेंड करता है प्लेसेस टू प्लेसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आप एग्जाम्पल बताओ कमर्शियल क्रॉप का, तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई क्रॉप एक जगह पर जीवन निर्वाह के लिए उगाई जा रही है तो दूसरी जगह पर भी वो जीवन निर्वाह के लिए उगाई जाए। ठीक है, दूसरी जगह पर हो सकता है कि वहाँ की सॉइल ऐसी है, जैसे मान लो यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दिया है राइस। ठीक है, तो हो सकता है कि हरियाणा और पंजाब में राइस इतनी मात्रा में हो कि वहाँ की सॉइल इतनी अच्छी हो, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो, वहाँ का इरिगेशन इतना अच्छा हो कि सॉइल इस तरीके से उग जाए कि आप उसको कमर्शियल पर्पस पे ले जाओ, है ना, कि मतलब आप उसको मार्केट में ले जाके उसमें से प्रॉफिट अर्न करो, मतलब इतना प्रोडक्शन वहाँ पे होता है कि आप उसको मार्केट में ले जाकर उसमें से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप उड़ीसा में राइस उगा रहे हो तो भैया हो सकता है उड़ीसा की सॉइल राइस को अपना पाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उनकी अनबन चल रही हो कि नहीं भैया आप नहीं जमते हमको कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है कि राइस का प्रोडक्शन उड़ीसा में थोड़ा सा कम हो पा रहा हो कि भैया वो जीवन निर्वाह मतलब आसपास के लोगों का अपनी लोकेलिटी का ही पेट भरने के लिए इतना अपना उगा लेते हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में, राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप हरियाणा और पंजाब में हो सकती है, लेकिन ये जो है हमारा उड़ीसा में अगर हम देखा जाए तो हो सकता है कि वो सब्सिस्टेंस क्रॉप हो।
आगे बात समझ में? ये वाला पॉइंट बच्चों को बहुत थोड़ा सा कम समझ में आता है, उनको ऐसा लगता है अरे ये क्या है, ऐसा कोई होता है क्या, लेकिन होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है इकोनॉमिकल कंडीशंस पे, ठीक है, मार्केट फैक्टर्स पे, ठीक है, सॉइल कंडीशंस पे, बहुत सारी चीज़ों पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन यू गिव some more examples of crop which may be commercial in one region and may provide subsistence in another region? कमेंट में लिखने नहीं बोलूंगी, बाद में आंसर नहीं बताऊंगी, अभी बता रही हूँ, ठीक है। इसका आंसर है वीट, ठीक है, वीट हो गया। अब देखो एक और चीज़ समझना, मैम आपने अभी तक बताया नहीं, आप ये नया क्या लेकर आ गए हैं यहाँ पे, प्लांटेशन। तो प्लांटेशन कुछ नया नहीं लेके, शुरुआत में मैंने आपको मतलब ऐसे बताया नहीं ताकि आप घबरा नहीं जाओ, अरे कितने टाइप है क्या नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में, छोटा सा है। देखो फिर से एक बार इतना रिवाइज करा देती हूँ, कैसे? टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सबसिस्टेंस, कमर्शियल। सबसिस्टेंस के टाइप प्रिमिटिव, इंटेंसिव, और कमर्शियल का टाइप हमारा क्या? प्लांटेशन, ठीक है। तो अब समझना प्लांटेशन में क्या होता है। कमर्शियल मैंने आपको बता दिया कि भैया कमर्शियल में क्या होता है कि बहुत वास्ट लैंड में होता है, डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन होता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये सारा मतलब कैसे हमने सीड्स वगैरह लगाए और कैसे हमने सारी चीज़ें की, वो सारा मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब समझना कि कमर्शियल में एक और चीज़ होती है कि जैसे टी है, कॉफ़ी है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी काम आते हैं। जैसे कॉफ़ी है तो अलग अलग जगह पर काम आती है, टी है अलग अलग जगह पर काम आती है, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स को तो हमारे यहाँ आके चाय का इतना चस्का लगा कि वहाँ जाके भी नहीं भूले। यहाँ से चाय जो है हमको एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, कॉफ़ी जो है वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, ठीक है, उन तक जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना। प्लांटेशन में क्या होता है ना कि कमर्शियल में हमारा आ गया प्लांटेशन, तो प्लांटेशन कमर्शियल में क्यों आया है? क्योंकि प्लांटेशन में हम क्या करते हैं, बड़े लैंड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लैंड्स होते हैं, और उन बड़े बड़े लैंड्स में क्या होता है, एक जैसी क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है। एक जैसी क्रॉप को हम ग्रो कर, जैसे टी लगी है तो टी है पूरे पे, मतलब ऐसा नहीं कि आधे हिस्से में कुछ और आधे हिस्से में कुछ और, आधे नहीं, टी लगी है तो टी ही ग्रो होंगी जो है वो सारी, कॉफ़ी लगी है तो कॉफ़ी ग्रो होंगी सारी, ठीक है। तो ये जो है हमारा किस में आ जाता है? प्लांटेशन में आ जाता है। तो प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज एरिया। पॉइंट में लिख लेना। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इंटरफेस है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। क्यों भाई? यहाँ से बोया फिर इंडस्ट्री में भेजा, वहां पे वो प्रोसेस होके कुछ और चीज भी बन के आती है, तो क्या है? इंटरफेस है, ठीक है। Plantations cover large tracts of land using capital intensive input with the help of migrant laborers। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स जो है उसके अंदर डाले जाते हैं और किनकी मदद से किया जाता है? माइग्रेंट लेबरर्स की मदद से किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि घर के कुछ लोग चले गए और काम हो गया। बड़े बड़े लार्ज लैंड होते हैं और खूब प्रोडक्शन होता है, भयंकर वाला प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में बनाया जाता है क्योंकि दैट इज अ सोर्स ऑफ समथिंग, ठीक है। दूसरे कंट्रीज भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्शन के लिए हमारे ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से होता है। और क्या होते हैं? बहुत सारे लेबरर्स हमको इसके अंदर लगते हैं, ठीक है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। टी हो गया, ठीक है, टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, शुगर केन, बनाना आर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। बनाना भी बहुत ज़्यादा उसमें बनाया जाता है, जैसे केरला का हो गया और भी दूसरे स्टेट्स का हो गया, बनाना बहुत फेमस होता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं? बहुत लार्ज प्लांटेशन लैंड्स पे बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं? उसको एक्सपोर्ट करते हैं। टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर, शुगर केन तो बहुत समय भी लेता है लगाने के लिए, लेकिन शुगर केन पे भी बहुत डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स, ठीक है। अगर कुछ लगे तो थोड़ा सा इनको देख लो, मतलब ऐसा कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद रहे दिमाग में कि अगर बोला है तो स्टेट याद आ जाए। असम और टी का कनेक्शन तो वैसे ही हमको समझ में आ जाता है क्योंकि आपने देखा होगा टी कैसे बनती है, वो जो टेरेस फार्मिंग होती है ना उस पर अधिकतर आपने ऐसे देखा होगा। और वो वाह ताज वाला जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, उसमें आपको याद होगा कि वो प्लांटेशन किस तरीके से टी के रहते हैं। कॉफ़ी के भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है जिसमें वो पूरी फील्ड्स बताते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको याद कर सकते हो। जैसे ये बनाना प्लांटेशन हो गया इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की जो सॉइल है वो बनाना के लिए बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाना इस तरीके से ग्रो होता है। ऐसे बड़े बड़े प्लांटेशन जो है वो होते हैं और फिर बनाना यहाँ पर ग्रो किया जाता है, ठीक है। और जैसे हो गया बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, ठीक है, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मेनली फॉर मार्केट, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी बड़ी ज़मीन दिखी और हमने बोना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। प्लांटेशन कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं
ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसको मार्केट में ले जाया जाना, मतलब ऐसा तो नहीं बहुत सारी टी बो दी और फिर गोदी में उठा के हम लेके जा रहे हैं, भैया आप भी लेके आओ, थोड़ा सा आप भी ले लो, ऐसा नहीं ना कि भैया, मतलब प्रॉपर उसके लिए क्या चाहिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होगा कि भैया इस स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जाना है, यहाँ बन रही है, प्रोसेस वहाँ हो रही है, ठीक है। तो मेनली बेस्ड ऑन मार्केट होता है ना, तो वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ मस्ट, एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और इन सब का क्या होता है, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कमर्शियल फार्मिंग में, ठीक है। इंटेंसिव और प्रिमिटिव में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इसमें यहाँ पर ज़्यादा जरूरत पड़ती है। रीज़न भी बता दिया मैंने आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है, ऐसा मत बोलना कि भैया हमको तो पता ही नहीं चला रीज़न कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। मैं सारा कुछ आपको इसलिए लाइन बाय लाइन बता रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ और क्या हो कि आपको समझ में आ जाए कि भैया क्यों, किस में क्या लग रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे क्रॉपिंग पैटर्न पे, मतलब हमारा क्या हुआ, सबसे पहला वाला टॉपिक जो था टाइप्स ऑफ फार्मिंग, वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम आ गए हैं हमारे दूसरे टाइप पे, क्रॉपिंग पैटर्न पे। अगर नहीं याद हो तो मैं फिर से ले चलती हूँ आपको उसके पास में, और मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ ताकि आपके क्या हो, दिमाग में रहे, है ना। ये सारे टॉपिक्स थे, इसमें इसको टिक मार्क कर लो, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आ गए क्रॉपिंग पैटर्न पे। क्रॉपिंग पैटर्न की अब हम बात करते हैं कि भैया क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। अब एक छोटी सी चीज़ समझना कि आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग हैं। मतलब अलग अलग तरीके के लोग से क्या मतलब है मैम, सब तो एक जैसे हैं, हम तो भारतवासी हैं, हम तो सारे एक हैं, ठीक है। तो एक तो हैं, लेकिन कुछ रहने के तरीके अलग है, खाने पीने के तरीके अलग है, तौर तरीके सारी चीज़ों के अलग हैं। हमारा एक नॉर्थ पार्ट बिल्कुल अलग हो गया, वैसे ही सदर्न पार्ट बिल्कुल अलग हो गया, बहुत गर्मी, उधर बहुत ठंड, ठीक है। तो सॉइल भी अलग होगी, ठीक है। लोगों को ज़रूरत जो बॉडी में जिस चीज़ की ज़रूरत, जैसे नॉर्थ वालों को ज़रूरत किसकी होगी, थोड़ी गर्मी वाली चीज़ों की ज़रूरत होगी, वहीं साउथ वालों को किसकी ज़रूरत होगी, थोड़ी ठंडक वाली चीज़ों की ज़रूरत होगी। आगे आ रही बात समझ में। हमारे क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी बहुत अलग अलग है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि लोगों की ज़रूरतें भी अलग है कि भैया कहीं पे राइस ज़्यादा खाना है, कहीं पे वीट ज़्यादा खाना है, इसलिए हमारे यहाँ पे अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है, यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी कल्चर्स इन इंडिया एंड दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स कंस्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री। तो ये जो क्रॉपिंग पैटर्न, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, पहले ही रीड करके भी बता दिया ताकि आपके ध्यान में रहे, घुस जाए दिमाग में। क्रॉपिंग पैटर्न जो 3 हम बात करने वाले हैं वो है हमारे रबी, खरीफ और जैद। जैद को लोग भूल जाते हैं, भूलने का नहीं, जैद को, जैद इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रबी क्रॉप की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। रबी क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप जो होती है हमारी विंटर में सोन की जाती है। कब बोई जाती है, सो करना मतलब बोना, ठीक है। कब बोई जाती है, विंटर में बोई जाती है, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, इसको याद रखना पड़ेगा। तीनों जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न है ना, रबी, खरीफ, जैद, तीनों के कब सो किए जाते हैं और कब हार्वेस्ट किए जाते हैं और कौन कौन सी क्रॉप्स इसके अंदर आती है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट मोड पे हो जाओ, अगर चले गए हो कहीं गलती से भी तो वापस आ जाना, ठीक है। तो रबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो कब सो की जाती है, विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, अभी नवंबर चला, अक्टूबर से दिसंबर में ठंड रहती है कि नहीं रहती, ठीक है। तो विंटर आ गया। अब रबी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, रबी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको तो याद नहीं रहता। देखो रबी और खरीफ में बता दूं, कैसे बताऊं, देखो रबी, रबी रिया से ऐसे याद रख सकते हो थोड़ा बहुत, है ना, आर, और विंटर, ठीक है। मेरा बर्थडे आता है विंटर में, नवंबर में, ठीक है। तो ऐसे रबी, रिया, विंटर ऐसे याद कर लेना, थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे यदि आपके आसपास घर में या मम्मी के बर्थडे से याद कर सकते हो, पापा के बर्थडे, कुछ भी ऐसे थोड़ा बहुत, जैसे किसी का र से नाम है ऐसे करके क्रिएट कर लो, तो क्या होगा, मैं तो ऐसे से याद रखती हूँ, अपना ऑब्सेशन, ठीक है। तो मैं तो इसी से यार, मैं स्कूल में भूल जाती थी कि रबी में कौन सी क्या आती है, कब आती है, तो मैं क्या करती थी, रिया, रबी, रिया, और विंटर में बर्थडे, तो रिया और रबी, और विंटर में दिसंबर, सारा आ जाता, तो मेरे को याद हो जाता था। एक याद आ गया तो खरीफ तो बचा, समर में ही जाएगा, है ना। तो इस वजह से मैं याद कर लेती थी, आप भी थोड़ा सा देख लेना, रिलेट करके चलोगे तो याद रह जाएगा। रबी क्रॉप्स कब होती है, विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर में, हार्वेस्ट हो जाती है समर। अब देखो हार्वेस्टिंग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूजन में यही दिमाग में ले लेते हैं कि अरे दिसंबर में हार्वेस्ट होती होगी क्या, तो भाई दिसंबर में कैसे हार्वेस्ट होगी, जब बोई है तभी हार्वेस्ट कर लेंगे,
टाइम लगता है ना भाई, आज सीड बोई है, पानी गिरेगा, इरिगेशन होगा, ठीक है, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डालेंगे, ठीक है, और उसको प्लो करेंगे, फिर सारा कुछ जो है वो निकालते हैं, तो उसमें बहुत समय लग जाता है। तो ये कब हार्वेस्ट होती है? अप्रैल टू जून में, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, ठीक है। बस इतना याद रखो, रबी विंटर में सोन होती है और हार्वेस्ट होती है अप्रैल टू जून में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी होती है रबी की? वीट, बार्ले, ग्राम और मस्टर्ड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दो दीज क्रॉप्स आर सोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ, ये हमको जगह बता रखी है कि कहाँ कहाँ पर जो है हमारी रबी क्रॉप्स ग्रो होती है। तो अब कहाँ पे ग्रो होगी भैया? वीट के लिए जो सॉइल अच्छी होगी वहाँ पर ग्रो होगी। तो वीट के लिए सॉइल कहाँ कहाँ पे अच्छी है? इन सारे प्रदेशों में अच्छी है, तो वहाँ पे वो सॉइल, वहाँ पे वो क्रॉप जो है वो ग्रो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक दो स्टेट जो है वो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, बाकी तो कुछ नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर। अब देखो एक और थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे आती है। क्या चीज़ आती है मैम? कि विंटर में तो क्या हो गया, हमने बो दी, ठीक है। अब बो दी ना, जब बोने के बाद में क्या होता है? इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब क्या करें, इतना तो मतलब हम कैसे, क्या हर जगह तो कैनाल्स नहीं होते, हर जगह तो नदियाँ नहीं होती कि मोटर लगा के, पाइपलाइन लगा के और काम कर दिया। थोड़ा बहुत तो ऊपर की जो बारिश होती है ना, वो ऊपर की होती है, ठीक है। तो भगवान ने इसकी भी प्लानिंग कर रखी। भगवान ने बोला चिंता मत करो बस, मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या बोला कि भैया हमारा जो है विंटर के टाइम पे आता है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन जो है, उसके वजह से थोड़ा सा पानी जो है वो हर जगह पर थोड़ा सा गिरता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी सारी फसलों को मिल जाता है। वीट और इनको ज़्यादा पानी की वैसे भी ज़रूरत नहीं लगती है, पर इतनी नहीं लगती जितनी राइस को लगती है, ठीक है। तो इस वजह से ही सो की जाती है इस समय पे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्यों भैया, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि वीट राइस ऐसे अलग अलग सीजन में क्यों इन्होंने अक्कड़ बक्कड़ करके चूज किया, क्या हमको इस तरह बैठना है? नहीं, ऐसा नहीं, डिपेंड करता है। वीट को कम पानी चाहिए, इतना नहीं चाहिए जितना राइस को चाहिए, इसलिए उसको क्या है इस मौसम में बोआ जाता है। राइस को थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए, तो उसको कब? मानसून जब लगता है ना हमारा, उधर उसको बोआ जाता है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ, ठीक है। तो डिपेंड करते हैं अलग अलग चीज़ों पर, ऐसा कुछ ऐसा चूज़ नहीं किया है कि चलो ले लिया हमने ये वाला स्लॉट, ठीक है। तो ये इस वजह से होता है, और यहाँ पे इस वजह से पानी भी इसको मिल जाता है। However, the success of green revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of above mentioned rabi crops, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था ना भाई, तो उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन में अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गई थी, ठीक है। लोगों के लिए बहुत बहुत हद तक एग्रीकल्चर जो है उसको सुधार दिया गया था, फार्मिंग जो है उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स आ गई थी। तो उस वजह से क्या हुआ, वीट के प्रोडक्शन में या फिर रबी क्रॉप्स के प्रोडक्शन में भी एक उछाल आया, क्योंकि हर कोई करने की क्षमता रखने लगा, ठीक है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी मिल गई थी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, तो फिर अगर कुछ नुकसान होता है, कहीं पानी नहीं गिरता, तो इरिगेशन मेथड हेल्प कर देती। सॉइल अच्छी नहीं है तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मदद कर देते। कीड़े लग जाते तो फिर वही पेस्टिसाइड डाल दिए जाते। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इनके प्रोडक्शन में बहुत अच्छा उछाल आया, और फिर जो है हमारा काम बन गया। वीट जो है और मतलब रबी क्रॉप जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में बहुत अच्छी से होने लगी। अब हम आ जाते हैं हमारे खरीफ क्रॉप पे। रबी का समझ में आ गया, रबी, रिया, विंटर, ठीक है। तो उसको याद रख लोगे। अब बचा कौन सा सीजन? हमारा सीजन बचता है, अब देखो रबी में, रबी पूरा अच्छे से याद कर लेना। रबी याद कर लोगे तो बचा हुआ जो है वो खरीफ में डाल देना। ऐसे ही करती थी मैं तो भाई। अगर याद नहीं रहता, दोनों चीज़ें याद कैसे रखो भाई? कोई सी चीज़ ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स होनी है, फॉल्स है तो ट्रू होनी है, ट्रू नहीं होनी है ना। तो एक चीज़ याद रख लो, दूसरा तो अपने आप होना ही है। ये याद रख लिया कि ये राइट हैंड है तो ये तो राइट हैंड हो नहीं सकता, ऑटोमेटिकली लेफ्ट ही होना है ना। तो रबी को याद रख लो कि रबी में क्या क्या होता है, बचा हुआ खरीफ में, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप कब होंगी भैया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रबी में क्या है, वीट, ठीक है। रबी में होगी हमारी वीट। अब कौन सी क्रॉप बची? वीट अलग में आती है और राइस अलग में आती है, ठीक है। तो राइस को क्या चाहिए? ज़्यादा पानी। मैंने आपको बताया तो ज़्यादा पानी कब मिलता है? मानसून के टाइम पे, ठीक है। ग्रोन इन द ऑनसेट ऑफ मानसून विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। अब मानसून में बोया है तो वहीं के वहीं तो उसको हार्वेस्ट नहीं कर लेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। कब लगता है? सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है, वो हार्वेस्ट हो जाती है। अब बस ये अक्टूबर जैसे ही खत्म होता है ना, उसके बाद में क्या हो जाता है, हमारा रबी क्रॉप जो है उसको उसकी बोनी चालू कर देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर दाल, ठीक है, अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ठीक है। ये जो हमारी इकाई में आती है खरीफ क्रॉप में आती है। आगे बात समझ चलो। Some of the most important rice growing regions are, some of the most important rice growing, अरे चल नहीं रहा है यार, देखो
हो गया। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर, क्या क्या हो जाएंगे हमारे, असम, वेस्ट बंगाल और ये सारे जो है रीजन इसमें दे रखे हैं, ठीक है। एक आध दो स्टेट से याद रख लेना, रबी में याद रख लेना, खरीफ में याद रख लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। खरीफ कह रहा है रिसेंटली पैडी हैज ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। बहुत होती है, बहुत बढ़िया तरीके से होती है वहाँ पे। तो ये जो पैडी है, अच्छा पैडी और राइस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं मैम पैडी और राइस सेम होता है कि नहीं, पैडी और राइस सेम नहीं होता। पैडी ग्रो की जाती है तो पैडी पे क्या होता है ना, हस्क लगा होता है, उस हस्क को निकालने के बाद में जो है हमको राइस मिलता है, ठीक है। तो पैडी और राइस सेम नहीं है, राइस जो है वो पैडी का एक पार्ट है, ये समझ लो, ठीक है। अब पैडी में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी होती है, जैसे पेरिनियल पैडी होती है, ठीक है, वो अलग निकाली जाती है। तो पैडी जो है वो इंपॉर्टेंट क्रॉप है, पंजाब और हरियाणा का बहुत अच्छे से वहाँ पे ग्रो होती है। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन। आ रही है बात समझ में? तो ये पैडी की और क्रॉप्स हैं आर ग्रोन। कहाँ इनको क्या कहा जाता है, औस, अमान और बोरो, ठीक है। तो ये भी ग्रो की जाती है। कहाँ पे ग्रो की जाती है, असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आ जाते हैं हम जैद पे, ठीक है। तो जैद की हम बात करते हैं। जैद जो है वो अब कब ग्रो होगा भाई, बहुत सारा तो हमने साल कवर कर लिया। कौन कौन सा कवर कर लिया, हम चले मॉनसून में हमने बोई खरीफ राइस, है ना, फिर उसको हार्वेस्ट करी अक्टूबर में, ठीक है। अब अक्टूबर से हम चले, फिर से हमने बोनी की किसकी, वीट की, तो फिर उसको हमने हार्वेस्ट किया। अक्टूबर से हम चले थे और उसको हार्वेस्ट किया था हमने अप्रैल और जून में, ठीक है। तो ये जो हमारा जो हिस्सा होता है ना, मार्च और जून के उधर वाला, उस वाले हिस्से में क्या करते हैं, थोड़ा सा समय 1-2 महीने का हमारे पास में बच जाता है। तो क्या करें, ऐसे खाली ज़मीन तो नहीं रख सकते, न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, तो फिर हम उसमें क्या ग्रो कर देते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कर देते हैं, फ्रूट्स ग्रो कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, वो भी बैलेंस ग्रेन्स और फ्रूट्स का क्या बने, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का बैलेंस जो है वो बना रहे। क्योंकि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को ग्रो करने में इतना समय नहीं लगता जितना वीट, राइस और ये सारे लेते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा ही समय लगता है, 2-3-4 महीने में इनका काम जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज जैद सीजन, ठीक। कंफ्यूज तो नहीं हो गए, मैंने आपको ड्यूरेशन भी बता दिया। ऐसे शुरू हुए, इधर तक आए, बीच में 3 महीने मिले, उसमें हमने क्या कर दिया, ये वेजिटेबल और फ्रूट्स ग्रो कर दिए, ठीक है। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद आर वाटरमेलन, ठीक है, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडो क्रॉप्स। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो। जैसे मैं आपको बताया था ना शुरुआत में जब हमने शुगर केन की बात की थी, थोड़ा समय लगता है इसको बढ़िया समय ही लेता है, मतलब 1 साल ही ले लेता है करीब। तो उसका अपना एरिया अलग होता है, तो वहाँ पर जो है वो शुगर केन ग्रो करते हैं। बाकी ये जो 2 हैं इनका तो काम चल जाता है 2-3 महीने में, ठीक। तो ये हमारी कौन सी होगी, जैद क्रॉप। अब हमारी आ जाती है मेजर क्रॉप। तो क्रॉपिंग पैटर्न एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ फिर से। क्रॉपिंग पैटर्न में हमने क्या क्या देखा, रबी, खरीफ और जैद। रबी का हमने जो भी है सोन करने का देखा, खरीफ का देखा और जैद का देखा। कहाँ कहाँ पे होती है ये देखा, और कौन कौन सी होती है ये देखा, ठीक है। उसको प्रॉपर नोट्स में घूमना नहीं इधर उधर, प्रॉपर नोट्स में लिखना टाइटल के नीचे, और छोटे छोटे पॉइंट्स बना के। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स बनाए बड़े बनाए ताकि आप क्या कर सको, रीड कर सको, आपके लिए देखने के लिए और समझने के लिए आपके लिए इजी हो, आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो कि अरे यहाँ पे 3 नाम क्यों लिख दिए मैम ने, तो कुछ बताया ही नहीं, है ना। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए लिखे ताकि आप कहीं पर गुम हो जाओ, दिमाग कहीं इधर उधर चले जाए, तो वापस आके इस चीज़ को समझ लो। लेकिन कॉपी में छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, ताकि आप रिविजन के टाइम पर जब आओ तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, तो वो लिखते हुए चलना, ठीक। अब हम आ जाते हैं हमारी मेजर क्रॉप्स पे। मेजर क्रॉप्स के बारे में हम जानते हैं कि क्या है। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे भारत में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके का खाना पीना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के खाने पीने में क्या है, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स भी है, ठीक है। अब जैसे कश्मीर में सॉइल अलग है, इधर सॉइल अलग है, गुजरात में सॉइल अलग है, सेंट्रल इंडिया में सॉइल अलग है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है भैया, कहीं पे ज़्यादा पानी गिरता है, कहीं पे कम पानी गिरता है। इस वजह से क्या होता है, अलग अलग क्रॉप्स हमको हमारे देश में देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सारी क्रॉप्स के बारे में इस टॉपिक में हम जानेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपने देख रखा है कि भैया राइस है, वीट है, मिलेट्स है, पल्सेस है, टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स है, कॉटन है, जूट है। ये क्या है, हमारे अलग अलग तरीके की ये ग्रेन्स के मतलब मेजर क्रॉप्स है, ठीक है। ये हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों अलग अलग मिलती है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और सीधे चलते हैं हम हमारी राइस पे, ठीक है। चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं लोग,
कहीं पे भी चले जाओ चावल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। घर के खाने के साथ साथ में हॉस्टल का भी खाना बिना राइस के तो भैया खाना चलता ही नहीं है, ठीक है। तो राइस के बारे में हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, स्टेबल फूड क्रॉप है ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। स्टेबल मतलब क्या कि भैया सुबह या शाम में से तो चाहिए ही चाहिए, चावल के बिना काम नहीं चलता, ठीक है। तो आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। टॉप प्रोड्यूसर कौन है, बोलो जल्दी बोलो, कमेंट में लिखो। टॉप प्रोड्यूसर कौन है, चाइना है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ये भी कमेंट में लिखो जल्दी से, कौन है, इंडिया, ठीक है। लिखना, मतलब ऐसा नहीं कि मैम ने बता दिया तो लिखा नहीं, ठीक है। तो इंडिया हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ राइस, ठीक है। इट इज अ खरीफ क्रॉप, मैंने अभी आपको बताया था। खरीफ में जब मैंने आपको समझाया कि कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, सबसे पहले हमने राइस की बात की थी, ठीक है। खरीफ क्रॉप है विच रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबाउ 100 सेंटीमीटर। अब आप समझे ये सारी चीज़ें देखने के बाद में कि खरीफ क्रॉप क्यों है, क्योंकि वो जो मौसम होता है ना खरीफ वाला, भाई ऑनसेट ऑफ मॉनसून, उस समय पे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कुछ यही रहता है, पानी जो है एनुअल रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो वो कौन सा मौसम बनता है, वो वही वाला मौसम बनता है। उसी समय पे ये जो है इसका फेवरेट मौसम रहता है कि हाँ भैया अब तो मैं बिल्कुल अपनी लंबाई बढ़ा लूँगा और मैं बढ़िया तरीके से ग्रो करूँगा, ठीक है। आप मुझे दाना पानी देते जाओ और मैं आपको बढ़िया से राइस बन के बताऊँगा, ठीक है। तो ये इस मौसम में होता है। अब आप इसको उठा के भले राइस वो वीट वाले मौसम में पटकोगे तो वो थोड़ा ना काम चलेगा, क्योंकि फिर आपको वहाँ पे इरीगेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे मानसून आता है ना तो नेचुरल रेनफॉल मिलती है, आपको ज़्यादा पानी पर ज़्यादा पंचायत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो ये समझ में आया कि किस कारण से खरीफ क्रॉप है। अब याद रखोगे कि राइस कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। रेनफॉल कितनी, अबव 100 सेंटीमीटर, ये पॉइंट बना के लिखना। मेजर क्रॉप्स, फर्स्ट पॉइंट राइस, राइस के नीचे ये सारे छोटे छोटे पॉइंट, स्टेपल फूड, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज इंडिया एंड फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज चाइना। उसके बाद में लिखना खरीफ क्रॉप और क्या क्या रिक्वायर होता है, ये भी सारा उसके अंदर नीचे टॉपिक में लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। मान लीजिए कि कहीं पे रेनफॉल कम है, मतलब वहाँ पे भी उगाना है लेकिन रेनफॉल कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फिर क्या करना पड़ता है, इरीगेशन टेक्निक की मदद से क्या करते हैं, हम पानी देते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा चावल के अगर आप खेत देखते हो ना, बहुत सारा पानी भरा होता है उनमें, ठीक है। मतलब वीट के आप खेत देखोगे ना तो उसमें इतना पानी नहीं होता, चावल में तो ऐसे डूबे हुए रहते हैं। जब आप शुरुआत में करते हो ना वो जो बढ़ जाते हैं तो फिर बहुत गीला खेत होता है उसका, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो चावल मांगते हैं। और अगर मान लो कि रेनफॉल कम होती है या फिर किसी एरिया में रेनफॉल कम होती है, वहाँ पर चावल उगाए जा रहे हैं, तो फिर किसकी मदद से, इरीगेशन की मदद से। वो पानी जो है अपने अलग मेथड की तरफ से दिया जाता है, मानसून पे फिर वो पानी नहीं मिलता। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टिक रीजन, ठीक है। यहाँ पे जो है वो फिर सारा जो है जम जाता होगा काम, तो इस वजह से क्या होता है, राइस यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरीगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, ठीक है। भैया बहुत सारी चीज़ें जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में आई तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ की गई, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई, जिसकी वजह से क्या होता है, कैनाल बनाए गए, अलग अलग इरीगेशन मेथड्स दी गई, जिसकी वजह से क्या होता है कि चावल भी जो है वो कई हद तक अलग अलग जगहों पर भी ग्रो कर पाते हैं। मतलब पूरी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि मॉनसून पे ही डिपेंडेंट हो, ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे वीट की। वीट कैसा होता है भैया, हमारा सुनहरी कलर का दाना, इतना बड़ा ऐसा दाना होता है। वो सुनहरी कलर का क्यों होता है, अच्छा वो इसलिए होता है क्योंकि उसको धूप बहुत पसंद है। धूप से जो है उसका दाना किस कलर का हो जाता है, सुनहरी कलर का। क्यों, कैसे हो जाता है, मतलब जब उसको हार्वेस्ट कर रहे होते हैं ना उसके पहले वीट को बहुत धूप चाहिए होती है। अगर उस समय पर अगर पानी गिर जाता है ना तो फसल थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, ठीक है। तो सुनहरी कलर, ये जो इसको इतना प्यारा सा कलर मिला है ना, ये सूरज देवता की मदद से मिला है, ठीक है। तो वीट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, कंफ्यूज मत होना। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है। यहाँ पे जो बात हो रही है इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये क्या है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप क्या, ये जो सीरियल होते हैं ना हमारे, जैसे वीट हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इसके अंदर लेते हैं, राइस, तो इसमें क्या है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इट इज़ अ मेन फूड क्रॉप, चपाती में तो डेली चाहिए भैया। तो क्या है, ये मेन फूड क्रॉप है इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो रबी क्रॉप कौन सी क्रॉप है, याद है कि नहीं, सबसे पहले पढ़ा था रबी क्रॉप। रबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके सुनहरे कलर से मैंने आपको रिलेट करवा दिया। तो आप क्या याद रखोगे कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या चाहिए होती है, ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, ठीक है।
और कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, तो भैया ठंड में ही बोते हैं ना, मैंने बताया था आपको, ठीक है। इट रिक्वायर्स कितना सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, 50 to 75 डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, ठीक है। तो उस समय पे जो हमारा वो साइक्लोन की मदद से जो मिलता है पानी, वो कुछ इतना मिलता है, बहुत ज़्यादा तो उस समय पे पानी गिरता नहीं है ठंड के टाइम पे, थोड़ा बहुत पानी जो है उनको मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता है तो इरीगेशन की मदद से हम सही सलामत पहुँचा देते, फसल नहीं बिगड़ने देते, ठीक है। देर आर टू इम्पॉर्टेंट वीड ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। एक तो कौन सा हो गया, ये थोड़ा सा याद रखना, कौन कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट या 2 मोर इंपॉर्टेंट वीड ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। एक तो गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। देखो ये जो है ना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शायद है ना, ये आपको कहीं में मिल रहेगा, राइस में भी मिल जाएंगे और ये आपको इधर भी मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से ग्रो करते हैं ये लोग, खेती पे बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा, इसमें आपको दोनों को ये रीजन क्या मिल जाएंगे, कॉमन मिल जाएंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें भी ये नाम आ रहा है उधर भी ये नाम आ रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी ये भी ग्रो कर लेते हैं और राइस भी ग्रो कर लेते हैं और वीट भी ग्रो कर लेते हैं, इसलिए दोनों में कॉमन नाम है। तो कॉमन नाम पे ही ध्यान देना, कॉमन नाम याद रख लोगे ना आप, तो फिर आपको क्या लगेगा, ज़्यादा ऐसे फोर्स प्रेशर दिमाग पर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर जो है ना, इसमें याद रखने वाली चीज़ें जो है थोड़ी सी ज़्यादा हैं, ठीक। तो थोड़ा सा कर लो और उसके बाद में हम आ जाते हैं मिलेट्स पे। मिलेट्स हमारे क्या होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। अच्छा मिलेट्स कैसे होते हैं ना, ये थोड़े से कोवर्स ग्रेन होते हैं, ठीक है। कोवर्स ग्रेन होते हैं, कोवर्स क्यों, जैसे जिनका टेक्सचर दानेदार होता है ना, ठीक है, वो ग्रेन्स होते हैं मिलेट। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, हमारा ज्वार, बाजरा, रागी बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वीट और इनसे भी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इनकी चपाती बना के खाते हैं, कहते हैं कि ये जो है इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। हाँ होता है, न्यूट्रिशन काफ़ी हद तक होता है, प्रोटीन और बहुत सारे मिनरल्स भी इसके अंदर होते हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए और चपाती वगैरह बनाने के। पुराने ज़माने में तो ज्वार बाजरे की रोटियाँ भी बहुत बनती थी, ठीक है। तो दो दीज आर नोन एज कोवर्स ग्रेन, दे हैव अ वेरी हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू, ठीक है। दानेदार होते हैं लेकिन इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन एंड कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज, ठीक है। ये मतलब ये तो रागी के बारे में बताया गया है, ऐसी ज्वार बाजरा में भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है। ज्वार की बात करें, रागी की हमने बात कर ली, अब ज्वार की बात कर लेते हैं। ज्वार क्या है, इट इज़ अ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। फिर से आते हैं, राइस क्या था, राइस जो था वो सेकेंड मोस्ट क्या था, प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा था, ठीक है, सेकेंड नंबर पे, ठीक है, इंडिया, है ना। और फिर वीट क्या था हमारा, वीट क्या था, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप थी। अब जो ज्वार है ना, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, किसके रिस्पेक्ट में, एरिया और प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, कि भैया बहुत ज़्यादा होती है, इसे तीसरे नंबर पे आता है ज्वार, ठीक है। ये समझ में आया, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, नाम में इधर उधर मत कर लेना, प्रॉपर से नोट्स बना के उसके अंदर लिखोगे ना तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सुनने में और खुद के हाथों से लिखने में बहुत ज़्यादा अंतर आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के चलना। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरीगेशन, ठीक है। इरिगेशन बहुत कम चाहिए होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉइस्ट एरियाज में ग्रो होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा अगर इरिगेशन कम भी दिया जाता है तो चल जाता है, ठीक है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, ठीक है, इसको देख लेना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं बाजरा पे, बाजरे की रोटी पे। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल, ठीक है। सबकी अलग अलग वेराइटी भैया, किसी को ये समझ आता है, किसी को वो समझ आता है, कोई इधर ग्रो करता है, कोई उधर ग्रो करता है, नखरे बहुत है इन सारी क्रॉप्स की भी, पर ठीक है, न्यूट्रिशियस वैल्यू भी तो ज़्यादा होती है ना। तो बाजरा जो है वो ग्रो काहे में करता है, सैंडी सॉइल। अगर एमसीक्यू में आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स ग्रोज ऑन सैंडी सॉइल या फिर शैलो ब्लैक सॉइल, तो आपको पता होना चाहिए कि बाजरा है, क्योंकि अभी तक सॉइल के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन किसी में नहीं दिया गया है। आप देखोगे तो आपको बाजरा में मिलेगा, है ना। तो जहाँ पर कुछ अलग है ना, वहाँ पर वो आपका पॉइंट हो जाता है कि बच्चे को ये याद होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमें यहाँ पर दिए हुए। रागी की बात कर लेते हैं। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल, ठीक है। चिकनी मिट्टी, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, इन पे भी क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। कौन सा, हमारा रागी, ठीक है। तो ये रागी और बाजरा दोनों का आप जो है ये पॉइंट थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना और इसको क्या करना, अच्छे से समझ लेना, नोट्स में लिख लेना। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स सर, ये जो है सारे रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए। आगे बात समझ, आगे बढ़ते हैं।
मेज़ पे आ जाते हैं। मेज़ हमारा क्या है भाई? मेज़ की बात करें तो मेज़ जो है इट इज़ अ क्रॉप यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, चारे की तरह भी दिया जाता है। आप देख रहे हो मक्का, ठीक है। तो क्या होता है, फॉडर की तरह भी काम करता है और फूड की तरह भी काम करता है, ठीक है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन कहाँ से कहाँ तक 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। इसको एल्यूवियल सॉइल लगती है। एल्यूवियल सॉइल कैसे मिलती है भैया? वो जो पानी बह के आता है फिर साइड साइड में जो मिट्टी जम जाती है, ठीक है, तो एल्यूवियल सॉइल जो है इसको लगती है, उसमें मेज़ जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज़ इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो, ठीक है। रबी वाले सीजन में भी क्या होता है, मेज़ को ग्रो किया जाता है। Use of modern inputs such as HYV seeds, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize. Maize जो है वो पहले थोड़ा सा कम बोया जाता था, लेकिन इसका प्रोडक्शन बढ़ गया। किस वजह से? HYV सीड्स और इरिगेशन मेथड की वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेज़ आसानी से ग्रो कर पाते हैं। ठीक, आगे बढ़े। मेज में है यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज, ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद में ये क्या आ जाते हैं, हमारे मेजर स्टेट्स आ जाते हैं जहाँ पे मेज ग्रो किया जाता है। ठीक भाई, सोच रहे होंगे आप लोग कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा है मैम, कैसे याद करेंगे हम? तो याद करने की टेक्निक तो मैंने आपको बताई है कि आप अच्छे से याद कर पाओ। कैसे याद कर पाओगे? जब आप क्या करोगे, इसको अच्छे से लिख लोगे। लिखोगे ना तो बच्चा लोग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोगों को कहीं पे भी NTSC लेवल जैसी एग्जाम में परेशानी आए, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आप इतनी चिंता मत करना कि यार इसका इतना सॉइल, इसकी ये वाली सॉइल, इसका इतना टेम्परेचर, इसका उतना टेम्परेचर, ऐसा मत सोचना आप। ये तो हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। जब मैं MCQs आपको कराऊंगी ना, तो आपको जब आप एक एक चीज़ बार बार पढ़ते रहते हो ना, तो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ही वो जाके बैठ जाता है, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आती। मतलब ये क्या है, टर्म 1 में यूजुअली एग्रीकल्चर चैप्टर आता है, तो इसमें से MCQs जो है वो बहुत सारे निकल जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से ही हमने इसको सबसे पहले लिया है। शुरुआत में क्या है, एकदम एनर्जी टॉप लेवल की होती है, अरे NTSC फाड़ देंगे बिल्कुल, है ना। तो ये दिमाग में रहता है हमारे। तो इस वजह से क्या करना है, हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। शुरुआत में जब हम एक नोट बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से चीज़ों को लिखने की, समझने की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर हमको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पल्सेस की हम बात कर लेते हैं। तो पल्सेस क्या है, देखो यूजुअली लोग क्या करते हैं, मीट वगैरह खाना पसंद करते हैं प्रोटीन और इन सारी डाइट्स के लिए, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता ना, कॉस्टली होता है। पल्सेस ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। लोअर मिडिल क्लास भी, मिडिल क्लास भी, हायर क्लास भी, और अच्छा भी रहता है सेहत के लिए, इसमें से प्रोटीन भी बहुत निकलता है। इस वजह से पल्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। यहाँ पे हम नंबर 1 पे हैं। दाल तो चाहिए ही चाहिए भाई, बिना दाल के हमारा काम नहीं चलता, ठीक है। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, याद रखना है। किस में फर्स्ट नंबर पर आया है? पल्सेस में। सेकेंड नंबर पर किस पे था? राइस और वीट में, ठीक है। थर्ड नंबर पर किस में था? ज्वार में। बस चीज़ें अलग अलग है, कन्फ्यूज मत हो जाना। पर हाँ, नंबर वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हमको नंबर वाइज भी चीज़ें याद रहेंगी। यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों में हम क्या है, नंबर 1, ठीक है। दीज आर दी मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुअर दाल, पीली दाल है ना, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, पीस एंड ग्राम। आगे बात समझ, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या है, पल्सेस जी हैं। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, लेग्यूमिनस मतलब लेग्यूम्स क्या होते हैं, जो दाने जैसे होते हैं ना, जैसे तुअर दाल और ये सब क्या दिखती है, ऐसे दाने जैसी दिखती है ना। पीस हमारे मटर कैसी होती है, दाने वाली होती है ना। तो बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, ऑल दीज क्रॉप्स आर एक्सेप्ट अरहर हेल्प्स इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ये लेग्यूम्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको ध्यान हो, जिस पे वो लगते हैं ना, तो वो एयर से नाइट्रोजन लेकर क्या करते हैं, सॉइल को नरिश करते हैं। तो अगर आप पल्सेस ग्रो कर रहे हो ना, तो आपकी सॉइल कहीं पर भी बिगड़ने वाली नहीं। वो सॉइल से न्यूट्रिशन लेती तो लेती है, लेकिन सॉइल को न्यूट्रिशन दे भी देती है, ठीक है, और है भी सस्ती, ठीक है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन में भी बहुत रिच होती है। तो ये लेग्यूमिनस का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या करती है, नाइट्रोजन एयर से लेके सॉइल को नाइट्रोजन रिच जो है वो बना देती है आसानी से, ठीक है। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। इसलिए इनको दूसरी क्रॉप्स के साथ में रोटेशन में लगाया जाता है। रोटेशन में कैसे लगाया जाता है, मतलब क्या, जैसे मान लो कि आपने वीट या राइस या कोई सी भी एक क्रॉप लगाई, ठीक है। अब उसके बाद में आपका जो है
खाली ज़मीन बची है, मतलब आपने उनको हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद में आप क्या करो, पल्सेस लगाओ। तो क्या होगा कि वीट, राइस और इनके टाइम पे जो आपके सॉइल में से निकले हैं न्यूट्रिशन, तो ये जब आप पल्सेस लगाओगे ना, तो पल्सेस क्या करेंगी, एयर से नाइट्रोजन लेके फिर से सॉइल को दे देंगी, तो सॉइल फिर से क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन रिच, तो बैलेंस बन जाएगा कि भाई सॉइल को भी अगर उगाना है तो सॉइल में भी तो न्यूट्रिशन होने चाहिए ना, तो वो क्या करती है, पल्सेस न्यूट्रिशन लेकर आ जाती है। ठीक, इतना समझ में आया। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। क्यों, समझ में आ गया। ठीक, मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। खेती मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इधर तो जम के करते हैं लोग। ठीक है, पल्सेस हो गया। शुगर केन की अब हम बात कर लेते हैं। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में भी होती है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी होती है। क्या, शुगर केन। ठीक है, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद द टेम्परेचर ऑफ, ये वाला टेम्परेचर, एंड एन एनुअल रेनफॉल ऑफ इतना। ठीक है, रेनफॉल काफ़ी हद तक शुगर केन को लगती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कितना पानी होता है ना। आप गन्ने को तोड़कर क्या करते हो, उसको अच्छे से खाते ही हो ना, तो उसमें से क्या होता है, कितना मॉइस्चर होता है उसके अंदर। ठीक है, इसलिए उसको क्या करता है, बहुत पानी लगता है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ पर कम रेनफॉल होती है वहाँ पर इरिगेशन देना पड़ता है, बाकी जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ तो हमारे इंद्र देवता काम कर ही देते हैं। ठीक है, इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। ठीक है, मैनुअल लेबर्स की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। मैनुअल लेबर से क्या मतलब मैम, अरे जैसे मशीन वगैरह होती है ना, उनके साथ साथ मैनुअल मतलब हाथ से, मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ती है इसको थोड़ा सा हार्वेस्ट करने के टाइम पे और इसकी सोइंग के टाइम पे भी। ठीक, इतना समझ में आया। शुगर केन हो गया। अब देखो, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, जहाँ पर भी आपको सेकेंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट दिख रहा है, एक सेपरेट नोट बनाकर उसके अंदर सारा लिख लेना। एक पेज पे एक सेपरेट नोट बनाना, उसके अंदर आप सारा लिखना। वीट में भी हमने पढ़ा था, राइस में भी हमने पढ़ा, ज्वार में भी हमने पढ़ा, इसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था शुगर केन में भी हमने देखा। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं पे भी आ गया अगर सेकंड थर्ड लार्जेस्ट और सारा कुछ करके आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नोट्स में अच्छे से लिख के रखोगे ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो ये प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील क्या है, पहला, और हमारा इंडिया क्या आ जाता है दूसरे नंबर पे। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर। गुड़, गुड़ बनाया जाता है, जैगरी गुड़ देखा है आपने, ठंडी में खाते हैं, है ना। तो ये जो गुड़ होता है ये भी किससे बनता है, शुगर केन से बनता है, गन्ने से बनता है। ठीक है, हमारे यहाँ गन्ना भी कहते हैं। अब आपके यहाँ पे भी बताना कमेंट्स में क्या बोलते हैं। ठीक है, दिखता कैसा है ये मैं बता दूँ, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, दिवाली में भी पूजा में लगाया जाता है। ठीक है, तो शुगर केन जो है ये हमारा ये हो गया। इसके अलग अलग मतलब इससे चीज़ें जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, भाई अभी तो हमने कंट्री वाइज बात की, लेकिन अगर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है भारत में, उत्तर प्रदेश, फिर से आ गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, तो शुगर केन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ऑयल सीड्स के बारे में बात कर लें। ऑयल सीड्स क्या होती है, सीड्स से समझ आया, बीज होते हैं। ठीक है, अब ऑयल सीड्स, बीज में से क्या निकलता होगा, या बनाते होंगे प्रोसेस करके, क्या बनाते होंगे, ऑयल। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो जैसे कि आपने देखा होगा सरसों का तेल है ना, और भी बहुत सारे ऑयल्स हैं जो बनते हैं सीड में से निकल के उनको बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। जैसे ग्राउंड नट हो गया, ग्राउंड नट भी ऐसे दाने जैसा होता है। ठीक है, उसी से क्या करते हैं हम बनाते हैं और ऑयल निकालते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड नट ये हो गया। इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इसको भी वो जो नोट मैं बता रही हूँ ना, वहाँ जाके लिख लेना। इन रेप सीड प्रोडक्शन इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। इसको भी वहाँ नोट्स पे जाके लिख लेना। ठीक है, डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री में क्या होता है, ऑयल सीड्स, अलग अलग तरीके की ऑयल सीड्स जो है वो बोई जाती है। ठीक, आगे बात समझ, आगे बढ़ते हैं। ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोडक्शन इन द कंट्री। ठीक है, ग्राउंडनट, इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से हाईलाइट करके थोड़ा सा 3 4 5 स्टार बना के अच्छे से लिख लेना। गुजरात was the largest producer of groundnut followed by आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु in 2011-12। इसको भी वो नोट्स में ले जाके लिख देना। ठीक, लिंसीड्स एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। ठीक है, इसको भी नोट्स में लिखना अच्छे से। रबी क्रॉप मतलब वो जो रबी वाला जो सीजन होता है हमारा, है ना, जो विंटर वाला, रबी, रिया, विंटर। ठीक है, तो वहाँ पे ये ग्रो होता है। तो इसको वहाँ पे मतलब समझ लेना कि भैया अगर रबी क्रॉप्स में अगर आता है कि कौन सी क्रॉप से, लिंसीड्स एंड मस्टर्ड, क्या होता है ना, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं
छोटे छोटे पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब ये देखो ये कहीं कहाँ पे छिपा होगा, ये ऐसे करके छिप जाते हैं, फिर जब ये MCQ में निकल के बाहर आता है तो ऐसा लगता है अरे मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं, अरे क्लास में भी नहीं बताया, ये तो NCERT में ही नहीं है, सिलेबस के ही बाहर आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सब जो है मेंशन्ड NCERT में से ही है। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अगर कोई आपसे पूछ लेता है, MCQ में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है कि रबी क्रॉप कौन सी क्रॉप है, ये लिनसीड एंड मस्टर्ड, तो इसको किस में डालोगे आप, रबी क्रॉप में। ठीक, सीसमम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। ठीक है, ये भी कहीं पे रबी सीजन में ग्रो हो रही है, कहीं पे खरीफ सीजन में ग्रो हो रही है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, सॉइल के कारण से, एटमॉस्फेरिक चेंजेस के कारण से। ठीक है, कहीं पे उसको खरीफ सीजन में लिया जा रहा है और कहीं पे उसको रबी सीजन में लिया जा रहा है। ठीक है, कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। कैस्टर सीड को भी क्या किया जाता है, खरीफ और रबी दोनों क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है। कैस्टर ऑयल सुना होगा ना आपने, बस वो कैस्टर सीड में से ही निकलता है। ठीक, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टी, चाय भैया सबसे फेवरेट। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। किसमें मैंने प्लांटेशन, जब आपको कमर्शियल क्रॉप पढ़ाई थी ना, मैंने कमर्शियल फार्मिंग पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांटेशन उसका टाइप होता है। अब जब प्लांटेशन उसका टाइप होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि प्लांटेशन में हम क्या करते हैं, बड़े लैंड पे एक ही जैसी क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो टी भी क्या होती है, बड़े लैंड पर एक ही जैसे ग्रो होती है। वाह ताज वाले में देखा होगा आपने। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लैंड होते हैं, टेरेस फार्मिंग पे भी उसको किया जाता है। ठीक है, तो ये टी कल्टीवेशन उसके अंदर हमारा आता है एंड इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज मोस्ट important beverage crop introduced in India initially by British। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर भी लोगों को चस्का लगा, उन लोगों को भी चस्का लगा, बढ़िया यहाँ से एक्सपोर्ट होता है हमारा, खूब पैसा कमाते हैं हम टी में। ठीक है, टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। ठीक है भाई, फिर हम महारत हासिल कर ली हमने ऐसी चीज़ों में, तो हम बिल्कुल पकड़ लेते, छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो टी प्लांटेशन में हमने क्या किया, अब बिल्कुल उसको हमने ओन कर लिया, हमारे यहाँ पे ही हम बहुत अच्छे से इसको ग्रो करते हैं और फिर दूसरी कंट्रीज में क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंडोड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ग्रो कर दिया, पत्ती तो है उग जाएगी, नहीं, इसको भी प्रॉपर क्या चाहिए होती है, सॉइल चाहिए होती है जो रिच इन ह्यूमस होती है और मॉइस्चर, और ह्यूमस मतलब मॉइस्चर। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर क्या होना चाहिए, रिच होना चाहिए। ठीक, आगे बात समझ, टी का समझ में आया। इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर्स। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज लग रही है इसको हार्वेस्ट करने के लिए, नहीं, पीछे बैग रख के ऐसे बास्केट जैसे रख के लोग वहीं के, जैसे असम में अगर टी ग्रो हो रही है, ठीक है, तो वहीं के लोग क्या करते हैं, उनको पत्तियों को तोड़ते हैं, पत्तियों को तोड़ तोड़ के रखते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको प्रोसेसिंग के लिए फिर आगे भेजा जाता है। ठीक है, तो अबंडेंट चीप और स्किल्ड लेबर जो है वो चाहिए होते हैं थोड़े बहुत जब हम उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक, टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रीस्टोर इट्स फ्रेशनेस। ठीक है, उसको क्या करा जाता है, फिर टी गार्डन में स्टोर किया जाता है ताकि वो जो पत्तियां हैं उनकी फ्रेशनेस फिर से रीस्टोर की जाए। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक, टी समझ में आया भाई, अभी भी चल रहा है। चलो, पार्ट ऑफ ये क्या है, हाँ यहाँ पे तो हमको दे रखा है बस कि कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पर टी को अच्छे से ग्रो किया जाता है। और इन 2008 इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी आफ्टर टर्की एंड चाइना। कहाँ पे डालना है इस पॉइंट्स को, नोट में ले जाओ, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कॉफ़ी की। ठीक है, कॉफ़ी क्या है भाई, कॉफ़ी भी लोगों को बहुत पसंद है। लोग सोचते हैं कि भाई टी पीने से हम काले हो जाते हैं, तो वो लोग कॉफ़ी पीते हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कि कॉफ़ी जो है वो भी बहुत बढ़िया है। इन 2008 इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। ठीक है, जो वर्ल्ड का पूरा कॉफ़ी प्रोडक्शन था ना, उसमें से 3.2% जो था वो हमारे देश की तरफ से हुआ था। ठीक है, इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। हमारे यहाँ की कॉफ़ी जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। तो अगर कभी बाहर जाते हो और बाहर जाके सुनते हो, ठीक है ना, कि ये हमारी कॉफ़ी अच्छी, तुम्हारी कॉफ़ी ऐसी नहीं रहती, टेस्ट वगैरह नहीं आता, तो फिर बता देना उन्हें। ठीक है, कि इंडिया इज़ नोन फॉर द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। ठीक है, इंडियन कॉफ़ी। अब एक और चीज़ हम बात करते हैं, एक चीज़ का हमेशा याद रखना कि हमने जो इनिशियली ली थी ना, वो कहाँ से ली थी, येमेन से। ठीक है, येमेन का ये जो है हम इंस्पायर्ड थे, और ये वेराइटी का नाम क्या था, अरेबिका वेराइटी ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमारे यहाँ पे आज भी जो प्रोड्यूस होती है ना, वो ये वाली ज़्यादा हद तक होती है, क्योंकि ये हमने येमेन से ली थी इनिशियली, जो है हमने येमेन से ली थी, इतना याद रख लो। ठीक है, दिस वेराइटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे
दुनिया में ये वैरायटी ऑफ कॉफ़ी जो है वो बहुत डिमांड में है और वो इंडिया में ग्रो की जाती है। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी के बाद में आ जाती है हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या कहती है? इन 2008 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया सेकेंड थर्ड पोजीशन तो छोड़ता ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट में भी बहुत सारी जगह पे, सेकेंड थर्ड पोजीशन को तो बिल्कुल हमने जगड़ के रखा है। क्यों भैया, क्यों, कैसे जगड़ के रखा है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग जो है हम सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है, हमारी बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है हमारा एग्रीकल्चर, तो कैसे छोड़ दे भाई? जो अच्छे से करते हैं उसको तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से ही करेंगे, है ना। तो इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक है, कहाँ पे ले जाना है इसको? लिखो कमेंट्स में, एक दूसरे को भी याद कराते रहा करो अगर ऐसा कुछ पॉइंट्स आ जाता तो, कि भैया कहाँ पे लेके जाना है इसको। नोट्स में ले जाके जो मैंने रखवाया था, जिसके अंदर हमने सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन अलग अलग जगह की बातें की है, उसमें हमको जाके लेके बिठा देना है कि भैया आप विराजमान हो जाइए। रिविजन के टाइम पे हम फिर से आएंगे आपके पास। ठीक है, इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। ठीक है, दोनों तरीके के फ्रूट्स हमारे यहाँ पे ग्रो होते हैं, ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। ठीक है, मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये क्या है भैया? हमारा मैंगो। यहाँ के मैंगो जो है वो बहुत फेमस है। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी मेघालय। ठीक है, बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल ऑफ मेघालय। ग्रेप्स, ठीक है, ये यहाँ से कर देती हूँ मैं, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल आर इन ग्रेट डिमांड। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, तो ये बहुत सारे फ्रूट्स की हमने बात की। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके देश में कौन से फ्रूट कहाँ कहाँ से फेमस है, कहाँ कौन से स्टेट में कौन से फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए भी, बाकी कभी कभी एमसीक्यू में भी थोड़ा बहुत पूछे जा सकते हैं। वो जब हम एमसीक्यू करेंगे ना, उसमें देखेंगे कि फिर आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी अभी तो इनको ऊपर से देख लेना और थोड़ा बहुत लिख भी लेना कि कहाँ से, एक दो स्टेट कर लो, है ना, मतलब नाम लिख लो सारे फ्रूट्स के और उनके एक एक दो दो स्टेट जो है उनके सामने लिख लो, ऐसे कर लो। ठीक है, इतना समझ आया। हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्यों कहते हैं? फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन जो होता है ना, उसको हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। ठीक है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ ले जाके पटकना है, इसको भी नोट्स में ले जा देना है। ठीक है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। सब बिल्कुल, इतनी वैरायटी है हमारे देश के पास में, खाने पीने के तो इतने चटोरे हैं, इतनी सारी चीज़ें हम ग्रो करते हैं। ठीक है, ये याद करना भी मुश्किल हो जाए, है ना। तो ये सारा जो भी है आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल जो है वो करीब इंडिया प्रोड्यूस करता है अकेला, खुद के दम पे। ठीक है, रबर की अब हम बात कर लेते हैं। रबर कैसे ग्रो होता है भाई? रबर देखा है क्या आपने? रबर, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये लेटेक्स निकलता है। ठीक है, अपने ट्री में से। ठीक है, उसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, फिर रबर बनता है। रबर इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। रबर कभी बोले ना तो ऐसा मत समझना कि ये कोई सा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉप। ये ग्रो होती है, कहाँ ग्रो होती है? इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। वैसे तो जो इक्वेटर वाले रीजन है, इक्वेटोरियल मतलब क्या होता है मैम? अच्छा, आपने देखा है ना, इक्वेटर होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ट्रॉपिकल जोन होते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन होते हैं। तो जो एरिया इक्वेटर के अंडर आते हैं ना, वहाँ पे हमारा जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो रबर ग्रो करने के लिए बहुत सूदिंग होता है। इसलिए रबर जो है हमारा इक्वेटोरियल रीजन में ग्रो होता है। और क्या क्या होता है? इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑल्सो। ठीक है, इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 सेंटीमीटर। ये क्या है? इसका कंफर्ट जोन। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से बन जाता है। ठीक है, रबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। जैसा कि आप जानते हैं, रबर
कितनी सारी चीज़ों में काम आता है, कितनी सारी चीज़ों में रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, ये जो है हमारे नाम है जहाँ जहाँ पर ये ग्रो होता है। मतलब क्या, ये सारे रीजन कहीं ना कहीं सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल या फिर इक्वेटोरियल में आते हैं, तभी यहाँ पर अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। इन 2010 एंड 11, 10 to 11 इंडिया रैंक्ड 4th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। कहाँ ले जाके रख दो, नोट्स में ले जाके रख दो, ठीक है, पॉइंट बनाना मत भूलना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमारा टॉपिक कौन सा खत्म हो गया है, नॉन फूड क्रॉप। देखो, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स जो है हमने खत्म कर लिया था, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर तक था हमारा फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। उसके बाद में ये नॉन फूड क्रॉप थी, कौन कौन सा, रबर, ठीक है, रबर और फाइबर क्रॉप, ठीक है। ये हमारी कौन से में आएंगी, नॉन फूड क्रॉप में आएगी। अभी हमने रबर कवर कर लिया, अब हम किस पे आ गए हैं, फाइबर क्रॉप पे। फाइबर क्रॉप की हम बात करें तो फाइबर में क्या क्या आ जाता है, कॉटन आ जाता है, जूट। अच्छा, फाइबर क्रॉप ऐसे फाइबर क्यों बोलते हैं, अलग कैटेगरी में क्यों बोला, ठीक है। जो रेशेदार होते हैं ना, जिनमें रेशे होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, जूट हो गया, जैसे पतले पतले रेशों से मिलके बनता है, ऐसे सिल्क भी हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में भी हम जानेंगे कैसे सेरीकल्चर होता है, यहाँ पे लिखा है कहीं ना कहीं, हाँ, सेरीकल्चर कैसे। देखो, सिल्क क्या होता है, ऐसे पेड़ों पे ऐसे उगाया नहीं जाता कि सिल्क का कपड़ा ऐसे लटक गया है ना, पेड़ ग्रो हुआ हुआ है, नहीं, वो मतलब होते हैं ना, बनाते हैं, ठीक है, लार्वा से निकल के फिर उसके बाद में उसको कुछ प्रोसेस करते हैं, फिर वो लगूम्स में बनते हैं। तो हमारा क्या होता है, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। तो वो उसमें से फिर थ्रेड निकल के, फिर थ्रेडों को मर्ज करके फिर क्या बनाया जाता है, फिर उसको और प्रोसेस किया जाता है, फिर उसमें से क्या बनता है, हमारा सिल्क बनता है। अभी हम बात करेंगे कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। अगर MCQ में आ जाता है कि विच आर द मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं आपको अगर कुछ ऐसा मिल जाए कि इनमें से चारों में से कोई सा एक नाम हो तो टिक कर देना, या फिर ऐसा पूछ ले कि विच आर नॉट मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, और कुछ इन चारों के अलावा दूसरा नाम दिख जाए तो फिर उसको टिक कर देना। आगे बात समझ, ठीक है। द फर्स्ट थ्री आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल, द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून्स, ठीक है, मैं जो बता रही थी ना, कुकून्स ऑफ सिल्क वर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी, ठीक है। तो कुकून में से निकल के जो है हमारी क्या बनती है, सिल्क वर्म के जो कुकून होते हैं उसमें से क्या निकलती है, हमारी सिल्क को बनाया जाता है, मतलब प्रोसेस करके, ठीक है। तो ये हमारी होगी नॉन फूड क्रॉप की फाइबर क्रॉप। अब हम बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन की अगर हम बात करें तो देखो, ये ऐसे होते हैं कॉटन। कॉटन आपने देखी है रुई, तो रुई कैसे होती है, वो ऐसे ही नहीं निकल के ऐसे बन जाती, देखो ये ऐसे ग्रो होती है ये प्लांट्स पे। ब्लैक सॉइल में रुई जो है वो बहुत अच्छे से बनती है, ठीक है। तो इंडिया इज बिलीव टू बी ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट, ठीक है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन 2008 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। ले जाके नोट्स में रख दो। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू। देखो बोला था ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। ये जो है क्या है, इसका कंफर्ट जोन है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। खरीफ क्रॉप होती है और 7 to 8 मंथ्स लगते हैं इसको मेच्योर होने में, ठीक। ये जो है हमारे स्टेट्स है जिसमें कॉटन ग्रो होता है। जूट की हम बात करें तो गोल्डन फाइबर होता है। गोल्डन फाइबर क्यों होता है भैया, गोल्डन तो एक तो पहली चीज़ जो है, बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, तो एक मेन बेसिक सा आंसर लिखना भूल जाते हैं गोल्डन फाइबर में। गोल्डन फाइबर क्यों, कलर के लिए, क्योंकि उसका कलर कैसा है, गोल्डन है ना। तो गोल्डन कलर है उसका, इसलिए इसको पहली बात तो गोल्डन फाइबर बोलते हैं। दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा हद तक रॉ मटेरियल की तरह भी काम आता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। इससे मिलकर जो है वो बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, ठीक है। तो क्या है, गोल्ड जैसा ये करे, बहुत ही बढ़िया है ये तो, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, इसलिए इसको गोल्डन क्रॉप भी बोलते हैं। अब ये जो है इसके कंफर्ट जोन हमने यहाँ पर दे रखे हैं, और यहाँ पर एरिया बताया है कि कैसा टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें इसको लगती है, ठीक है। फिर भी देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी जूट के पास में प्लास्टिक से वो हमेशा हार जाता है, ठीक है। मतलब क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, थोड़ा सा चीप होता है, जूट जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। ड्यू टू हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली टू नायलन, ठीक। इतना समझ में आया।
टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी कंट्री का बैकबोन रहा है, इकोनॉमी का बैकबोन रहा है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है। काफ़ी समय से, बहुत पुराने समय से, इवन जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना, तो क्या हुआ था कि बहुत गरीबी वाली हालत में हम इंडिपेंडेंट हुए थे। सारा तो हमारा सब कुछ जो है वो ब्रिटिशर्स ले गए थे, जो बचा कुचा था वो उन्होंने बांट दिया था, ठीक है। तो हमारे पास में एक सोर्स ऑफ इनकम जो था, या जो हमें बहुत अच्छे से आता था, वो क्या था? एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर हम बहुत अच्छे से जानते, तो हमने शुरुआत से ही एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। पर हमने मेहनत तो की है, लेकिन क्या है, फिर भी कुछ फार्मर्स ऐसे हैं, वो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ फार्मर्स है जिनके पास में पैसा है, इतना पैसा कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। कुछ फार्मर्स, बहुत हद तक फार्मर्स ऐसे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम आती है, अगर फसल ख़राब हो जाती है, या फिर पानी नहीं गिरता, या कीड़े लग जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते कि भैया कटाई कैसे करें, बोनी कैसे करें, इरीगेशन मैथड, कैनल, सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी उन्होंने उठाई भी है। हम लोग बहुत समय से, शुरुआत से ही हमने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ध्यान दिया है, गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया है और लोगों ने भी ध्यान दिया है, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो लाना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो लाए भी गए हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हम लेकर आए हैं, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून। इस वजह से नेचुरल फर्टिलिटी पे उनको डिपेंड करना पड़ता है, मानसून के ऊपर उनको डिपेंड करना पड़ता है। इसलिए वजह से क्या हो जाती है, हमारी फसल जो है बहुत हद तक खराब हो जाती है, ठीक है। फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेस अ सीरियस चैलेंज। ग्रोइंग पॉपुलेशन जैसे जैसे हमारी आ रही है, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है कि कैसे हम हमारी जो हमने इवन इनपुट दिए हैं उस तरीके का आउटपुट तो हम एटलीस्ट निकाल पाए, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया कि भैया जो ये कलेक्टिवाइजेशन था, ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन जो बहुत सारी ऑफेंसिव या फिर बहुत बेकार सी मेथड थी जो हम पहले से करते थे, जमींदारी वगैरह, इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया हमने, अबॉलिश कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया, हमने प्रायोरिटाइज किया एग्रीकल्चर पर अच्छे से ध्यान देने के लिए, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया गया, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, जिसमें से क्या किया भाई, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, और बहुत सारे लॉज बनाए गए, जिससे क्या हो कि फार्मर्स भी अच्छे से क्या करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके, और लोग भी क्या करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके, और फार्मर्स जितना इनपुट दे रहे हैं इतना आउटपुट उनको मिल पाए, ठीक है। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनैक्टेड बट द लॉज ऑफ इंप्लीमेंटेशन वाज लैकिंग और ल्यूकवार्म, ठीक है। मतलब लॉज तो बना दिए गए थे, बहुत सारे लॉज बना दिए गए थे, लेकिन वो कहते हैं थोड़े मतलब लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, और इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगा, क्योंकि सेंट्रल से ऑर्डर आया है, डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर तक नहीं पहुंचा है, स्टेट तक ऑर्डर नहीं पहुंचा है, ठीक है। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने ठान लिया था 1960s और 1970s में, हमने ये सोच लिया था कि नहीं, कैसे भी करके हम हमारे एग्रीकल्चर को क्या करेंगे, सशक्त बनाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर क्या लाया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। कौन सा रिवॉल्यूशन लाया गया, हरा भरा ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना, कई बार उनको बोलो कि भैया फार्मिंग से रिलेटेड अगर कोई सा रिफॉर्म लाया गया है तो उसके बारे में लिखो, तो वो सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन लिख देते हैं। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, सारी चीज़ें आ जाती है, लाइफ स्टॉक रियरिंग भी आ जाता है, हमारा फार्मिंग भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया आपको रिवॉल्यूशन लिखना है, क्या क्या चेंजेस लाए गए, तो आप ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन दोनों के बारे में लिखना, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लिखना। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, बहुत सारी उम्दा टेक्नोलॉजीज लेकर आए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, बाहर के देशों में से सीखा, अपने देशों से सीखा कि भैया क्या कमी है। आप जैसे मान लो कि आपको सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स लेके आना है, या मैथ्स में अच्छे मार्क्स, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, लेकिन आपको मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब क्या, आपके कहीं ना कहीं आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तरीका गलत है, या फिर क्या है, आपके पास में रिसोर्सेज कम है, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज को लाया गया वैसे ही हमारे एग्रीकल्चर में, किसके थ्रू, ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू। और वाइट रिवॉल्यूशन में भी लाया गया, कैसे, वो वाइट रिवॉल्यूशन कौन सा जाता है, हमारा मिल्क प्रोडक्ट में, जिसमें डेयरी के सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन सा जाता है, हमारे खेती से रिलेटेड जो भी है, वो सारी टेक्नोलॉजीज हमने क्या की, इसके थ्रू इंट्रोड्यूस की। बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज, जहां पर लोगों को समझ थी कि भाई टेक्नोलॉजी आई है, उसको अडॉप्ट कर लिया, जिनके पास में पैसा था उन्होंने तो कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग जो है, आप तो जानते हैं उस समय पे लिटरेसी रेट हमारा कितना कम था। तो अभी मुझे आपको बताने के लिए 1 घंटा लग गया इतना सारी चीज़ें समझाने के लिए, उस समय पे हमारी लिटरेसी रेट कैसा था, तो कैसे लोगों को समझाते, ठीक है। एजुकेशन भी इतना नहीं था, और फिर क्या बोलते हैं कि एक कम्युनिकेशन भी नहीं था, एक चैनल भी नहीं था जिससे कि क्या कर सके, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से बता सके, ठीक है। तो भी क्या था, इस वजह से क्या हुआ था, जो डेवलपमेंट था वो बहुत सिलेक्टेड एरियाज में था, हर जगह पर ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन जो है वो हो चुका था। देयरफॉर इन 1980s एंड 1990s अ कम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम
वॉज इनिशिएटेड। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी आ रहा था जब मैंने आपको शुरुआत में चैप्टर स्टार्ट किया था ना, मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस के कारण जो है वो भी बहुत प्रॉब्लम आती थी कि भैया एक पिताजी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, फिर इनके 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं, तो करके क्या होता था, लैंड जो है उनके बहुत टुकड़े हो जाते थे। ठीक है, अब जब लैंड के टुकड़े हो गए ना तो उस तरीके से आप फसल नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि क्या है फिर हर एक इंसान अपने अपने पे ही ध्यान देगा, और फिर अगर किसी के पास में ज़्यादा रिसोर्सेज है तो उतना टुकड़ा अच्छे से ग्रो कर जाएगा, लेकिन जिसके पास में कम रिसोर्सेज है, जो बेचारा पुअर है, वो अच्छे से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट के ऊपर कि इस चीज़ को भी थोड़ा सा वो क्या कर सके, ठीक कर सके, इसमें भी थोड़े से चेंजेस लेकर आए। तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें जो है हमने हमारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म में की थी। और भी हमने साथ साथ में क्या किया था कि भैया क्या हुआ, मान लो हमने फसल ग्रो करी, ठीक है, अब फसल ग्रो करते हैं ना तो क्या होता है, मेरे साथ हमारे यहाँ पे भी यही होता है, मेरे पापा भी फार्मर है, ठीक है, हमारी भी ज़मीनें हैं, तो वो भी क्या करते हैं, खेती वगैरह करते हैं। अब खेती करते हैं तो मान लो किसी दिन मानसून मतलब नहीं गिरा पानी, जब ज़रूरत है, जब पानी नहीं गिरा तो दिमाग ख़राब, ठीक है, कि भाई गई फसल अब अपनी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि इसमें तो फार्मर की कोई गलती नहीं है, इसमें तो जो लैंड होल्डर है उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो उनको क्या होता है कि ना कि बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि उनका तो पूरा साल डिपेंडेंट होता है ना। अब जैसे मान लो जिनके पास में ज़्यादा ज़मीन है उनका तो काम हो गया, लेकिन जो लेबरर्स हैं, है ना, जो वहाँ पे जाके काम करते हैं, जिनकी ज़मीनों पे जाके काम करते हैं, वो तो पूरे के पूरे डिपेंडेंट उनके मालिक के ऊपर होते हैं। मालिक के पास ही पैसा नहीं आएगा तो बेचारे लेबर को कहाँ से पैसा देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि भैया अब अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रहती तो लोग एग्रीकल्चर से दूरी बनाने लग जाते, जैसे कि बनाने लगे भी हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि सारा कुछ जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, तो फिर लोग क्या सोचते हैं कि भैया आउटपुट जितना इनपुट हम देते हैं इतना आउटपुट आता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या किया गया, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस की गई फार्मर्स के लिए भी कि भैया अगर मान लो कि ड्रॉट है, फ्लड है, ये ऐसी चीज़ों से अगर फसल खराब हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम आपको क्या देंगे, लोन फैसिलिटीज़ देंगे। क्या किया, ग्रामीण बैंक्स बनाए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई, लोन फैसिलिटीज़ दी गई टू द फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मोर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। क्योंकि मान लो अब जैसे इस फसल में पैसा नहीं मिला, अब अगली फसल ग्रो करनी है, तो इस फसल में पैसा नहीं आया तो फिर कहाँ का पैसा लगाएं हम अगली फसल में, तो फिर लोन की फैसिलिटी दी गई कि भैया आपको कम इंटरेस्ट पे, ठीक है, कम ब्याज दर पे क्या करेंगे, हम आपको लोन देंगे, जिससे कि आप क्या कर सको, अच्छे से अपनी खेती अगली वाली कर सको। और इरीगेशन मेथड्स भी बनाई गई, और क्या किया गया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें उस टाइम पे की गई थी जो कि अभी तक भी चल रही है। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, मतलब क्या क्रेडिट कार्ड जैसे आप समझते हो ना कि आप क्या कर सकते हो कि इतना अमाउंट आपके पास में रहता है इतने लिमिट का कि आप उतना अपना खर्च कर सकते हो, फिर एक समय पे आपको क्या करना पड़ता है, वो वापस से उस अकाउंट में अपने डालना रहता है। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया गया है जो पर्टिकुलरली किसान के लिए रहता है कि भैया उनको कोई चीज़ खरीदनी है, फर्टिलाइजर खरीदने हैं, मैन्योर खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदने हैं, इंसेक्टिसाइड खरीदने हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदने तो क्या कर सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं, लेकिन फिर उसको फिर से पे कर सकते हैं। पर्टिकुलरली किसान के लिए शुरू किया गया पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS। ठीक है, अगर मान लो कि कोई पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये इसके लिए भी इंश्योरेंस उन्होंने लाया गया। आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर। मतलब हमने क्या किया, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हम पेन पॉइंट पे काम करेंगे, ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट ने भी हमारे फार्मर्स के पेन पॉइंट पे काम किया कि भैया कहाँ कहाँ पर दिक्कत आती है हमारे फार्मर्स को, और उनको लेकर रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आए, जो कि आज तक भी चलते हैं, और कई सारे रिफॉर्म्स और भी इंट्रोड्यूस होते जाते हैं। ठीक है, मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स भी लाए गए। जैसे कि क्या हुआ कि मान लो अब नहीं पता कि इस साल वेदर कैसा होने वाला है, ठीक है, अब फसल बो दी, ठीक है, अब वेदर का पता नहीं, सोच रहे हैं कि भगवान इंद्र देवता बरसेंगे बहुत बढ़िया तरीके से हमारी फसल पे, लेकिन बरसे नहीं। ठीक है, तो ये वेदर कंडीशन जो है, ये सारी चीज़ें क्या की, रेडियो टेलीविजन पे शुरू की, ताकि क्या हो, फार्मर्स को पहले से ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए कि भैया इस साल किस तरीके का मौसम होने वाला है, अगले महीने किस तरीके का मौसम होने वाला है, पानी कब गिरेगा, कब नहीं गिरेगा, कब सूखा पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें टेलीविजन और रेडियो पे भी शुरू की गई, ताकि फार्मर्स को भी क्या हो, इस चीज़ का एक आइडिया हो, है ना, कि भैया क्या होने वाला है ना। तो ये समझ में आया, इतना सारा कुछ जो है हमारी गवर्नमेंट ने किया था। गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिनमरेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ प्राइसेस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेक्यूलेटर्स एंड मिडलमैन। अब जैसे फार्मर ने ग्रो की फसल, अब वो बेचने गए मार्केट में, क्या होता है ना कि मार्केट में जब बेचने जाते हैं तो जो लोग होते हैं जो उनसे परचेस करते हैं, वो क्या करते हैं, कई बार उनको कम कीमत देते हैं। ठीक है, या फिर कोई फसल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, या फसलों में कीड़े लग जाते हैं, तब भी फार्मर्स को क्या होता है, फसलों को बेचने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट ने ये चीज़ शुरू की कि भैया आपकी फसल अगर आपने उगाई है तो गवर्नमेंट सरकार आपको उससे 1.5 गुना ज़्यादा प्राइस में खरीदेगी। प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे रिफॉर्म्स हैं, लेकिन हमारे आदरणीय फार्मर्स तक पहुँचते ही नहीं हैं। क्यों नहीं पहुँचते, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी उस समय पे।
ठीक है। अब तो फिर भी फार्मर्स जो है वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, चीज़ों को देख के करते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स बने। अगर आप भी पढ़ रहे हो, अगर आप देखते हो, किसी को जानते हो, ठीक है, तो आपको भी ये सारे रिफॉर्म्स उन तक पहुँचाने की आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो फार्मर्स के लिए भी उन्होंने ये सारी चीज़ें लेकर आए थे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। 1.5 गुना ज़्यादा अमाउंट पे क्या करते वो गवर्नमेंट की, भैया अगर किसी को नहीं बेच पाए तो कम से कम सरकार तो उनसे 1.5 गुना ज़्यादा प्राइस पे खरीद ही लेगी, तो उनका गुजारा तो चल जाएगा। ठीक, आई बात समझ। उसके बाद में हम बात करते हैं भूदान और ग्रामदान। भाई भूदान क्या होता है, ग्रामदान भूत भूत जैसा तो नहीं लग रहा, नहीं। भूदान, भू मतलब जमीन, भूमि है ना, और दान मतलब दान करना, ठीक है। तो भूदान और ग्रामदान, भूदान मतलब जमीन का दान और ग्रामदान मतलब गांव का दान, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये कौन सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखो, एक है हमारे विनोबा भावे जी, ठीक है। विनोबा भावे जो थे वो गांधी जी के बहुत बड़े उनको बहुत मानते थे, गांधी जी को बहुत मानते थे, और उन्हीं के ही पद चिन्हों पर वो चला करते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने भी विनोबा भावे को एक अपना स्पिरिचुअल हायर जो है वो डिक्लेयर कर रखा था। वो प्रैक्टिस भी करते थे सत्याग्रह में भी, एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रहीज थे कौन, विनोबा भावे, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द वॉलंटियर्स ऑफ गांधीज कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य, ठीक है। तो ये जो है ये विनोबा भावे के बारे में हमने थोड़ा सा बता रखा है, कभी कोई आपसे पूछे तो आप बहुत अच्छे से इनको बता सकते हो। लेकिन अब हम कहानी सुनते हैं कि विनोबा भावे ने भूदान और ग्रामदान का क्या उनका कनेक्शन है, ठीक है। तो सुनना अच्छे से, है ना। तो विनोबा भावे जी क्या हुआ था, एक बार एक लेक्चर में गए थे, ठीक है। विनोबा भावे जी वहाँ लेक्चर में गए, उन्होंने सुना कि भैया बहुत सारे फार्मर्स जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास में तो हम खेती तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास में ज़मीन ही नहीं है, तो हम खेती कैसे करेंगे। विनोबा भावे जी को बड़ा बुरा लगा कि अरे यार ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तो करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से कर भी सकते हैं लेकिन खेती नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाया और उसी समय पर एक हमारे श्री रामचंद्र रेड्डी जी थे, ठीक है, वो उठ खड़े हुए। ये क्या थे, बहुत बड़े जमींदार थे, ठीक है। पहले क्या होता था, जमींदारों के पास में बहुत ज़मीन होती थी, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे जिनके पास में मतलब पूरा पूरा गांव भी वो ओन करते थे और बहुत सारी ज़मीन भी, मतलब एकड़ों में ज़मीन उनके पास में रहती थी, ठीक है। तो ये जो हमारे रामचंद्र रेड्डी जी थे ना, ये खड़े हुए, इन्होंने बोला कि अरे मैं अपनी ज़मीन जो है वो इन फार्मर्स को क्या करता हूँ, दान करता हूँ। तो यहाँ से समझ में आया, भूदान यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। तो फिर ज़मीन जो है वो दान करना शुरू की। श्री रामचंद्र रेड्डी जी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 acres ऑफ लैंड to the and to be distributed among 80 landless villages, ठीक है। जो गांव में रहते थे जो लोग, उनमें क्या किया उन्होंने, 80 एकड़ ऑफ लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे महान लोग थे। आजकल तो छोटी छोटी ज़मीन के लिए भी भाई भाई लड़ने लगते हैं, ठीक है। तो पहले मतलब बहुत ये सारी चीज़ें बहुत की जाती थी और बहुत हमारे फ्रीडम फाइटर्स और बड़े लोगों का बहुत हमारे ऊपर एहसान है कि हम बहुत सारी चीज़ें आज कर पाए हैं। उन्होंने 80 एकड़, वो तो सिर्फ एक थे लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन को दान किया उन विलेजर्स को देखकर कि भैया इनके पास में ज़मीन नहीं है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये कर सकते हैं खेती, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन दान कर दी, ठीक है। दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान। लेटर ही ट्रैवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडिया वाइडली ऑल ओवर इंडिया। वो तो सिर्फ एक लेक्चर हॉल में सारी बातें हुई थी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें समझ आया कि अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है और सिर्फ यहाँ पर क्यों, हर जगह अगर ऐसी चीज़ें होने लगी जहाँ पर ज़मींदार नहीं अपनी लैंड को यूज़ कर रहे, वो अगर दान कर देते हैं विलेजर्स को, तो एम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ज़मींदार एंड ओनर्स ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर्ड to distribute some villages among the landless. It was known as ग्रामदान, ठीक है। भूदान ग्रामदान दोनों समझ में आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस भूदान और ग्रामदान को भी क्या कहा गया, एक ब्लड लेस रिवॉल्यूशन किया गया। माराकूटी तो कुछ हुई नहीं थी, दिल से दिया गया था, अपनी ज़मीन जो है वो दी गई थी लोगों को, ठीक है। और इसने जो है वो एग्रीकल्चर में काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन किया क्योंकि लोग जो है वो इवनली एग्रीकल्चर पे ध्यान देने लगे और खेती पर ध्यान देने लगे। अब एक और चीज़ ये भी आती है कि भैया एक थोड़ा सा देखने में आता है कि एग्रीकल्चर में उस समय के बाद में थोड़ा सा जो है जीडीपी के शेयर में डिक्लाइन आया है। क्यों आया है, क्योंकि ध्यान जो है वो थोड़ा सा भटक चुका था बीच में, है ना, ध्यान भटक चुका था और फार्मर्स भी क्या करने लगे थे, जो धीरे धीरे हमारा अर्बनाइजेशन भी होने लगा था कि हम जो फार्मर्स थे उनको जितना इनपुट देते थे इतना आउटपुट नहीं मिलता था, तो फिर उनको ऐसा लगता था अरे यहाँ क्यों रहे, हम बाहर चलते हैं। अर्बनाइजेशन होने लगा कि भैया ये ज़मीन छोड़कर हम बाहर चढ़ने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जीडीपी में भी क्या हुआ, उसका एक देखने को कम मिला कि भैया शेयर कम देखने को मिला। लेकिन उसके बाद में उस चीज़ पे भी ध्यान दिया जा रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें की जा रही है। गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि वो एग्रीकल्चर को क्या करे, मॉडर्नाइज कर सके, ठीक है। और भी बहुत सारी, देखो एक तो ये हो गया हमारी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, एक बहुत अच्छा रिफॉर्म लेकर आए थे हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या होते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म मतलब टेक्नोलॉजी बनाना, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मतलब क्या, इंस्टीट्यूशनल
खड़े करना, बिल्डिंग्स खड़े करना, ठीक है। अब वो देख रहे थे कि ऐसी ऐसी परेशानी हो रही है, तो फिर उन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूशन बनाने शुरू किए, ICAR, ठीक है, ICAR, ठीक है। इसको क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये पूरा ही बनाया गया जिसके अंदर डेली बेसिस पे एग्रीकल्चर पे क्या होती है, रिसर्च होती है कि कैसे हम नई सीड्स बना सकते हैं, कैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को हम और अच्छा कर सकते हैं, कैसे फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या हम पुरानी मेथड्स कर रहे हैं जिनको अब इग्नोर करना चाहिए और दूसरी चीज़ें करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम करने लगे। और हमने इंस्टीट्यूशन क्या करने लगे, बनाने लगे। हमने वेटनरी सर्विसेज बनाई, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इन द फील्ड ऑफ मीटरोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा। वेदर फोरकास्ट और मीटरोलॉजी पे करने की क्या ज़रूरत है रिसर्च, क्यों नहीं ज़रूरत है रिसर्च करने की, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि इस साल का मौसम कैसा होने वाला है, हम हमारी फसल कैसे डिसाइड करेंगे भाई। अगर उस हिसाब से फार्मर अपनी फसल डिसाइड करता है तो सोचो कितना बढ़िया आउटपुट होगा। आ रही बात समझ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने की थी। उसके बाद में आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है हमारा, एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हमने शुरुआत में बताया। दो इट शेयर्स in the gross domestic product has registered a declining trend from 1951 onwards. फिर 2010-11 about 52% of the total workforce, मतलब हमारे देश में जितनी वर्कफोर्स काम करती है उसमें से 52% जो है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हुई, ठीक है। तो शुरुआत में जब हम देख रहे थे कि 1951 के बाद में जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो है वो शेयर बहुत कम होते हुए हमें दिखा। उसके बाद में हमने क्या किया, 2010 और 11 में हमने देखा कि 52% समथिंग के अबाउट वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय हुई, ठीक है। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज द मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड है, बहुत सारे लोग की सस्टेनेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो कम होता है तो कहीं हद तक इकोनॉमी पे भी बहुत भयंकर बुरा असर होने वाला होता है और देखने को भी मिलता है, और सोसाइटी पे भी बहुत बुरा असर होता है, ठीक है। कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि दिक्कतें एग्रीकल्चर में बहुत सारी है, तो जितना हम उसको मॉडर्नाइज करेंगे, जितना हम उसके अंदर टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे, तो फिर क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स हैं उससे थोड़ा सा हट के हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। इट इज क्लियर दो द जीडीपी रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, इट इज नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। हम देख रहे हैं कि जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वाली जो बात है, जो लोगों में हमको दिखनी चाहिए कि भैया मैक्सिमम लोग जो है वो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं तो होने चाहिए, वो हमें कम देखने को मिलती है कि भैया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो तो डिक्रीज पे ही जा रही है। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज डिसलरेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। इस चीज़ पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब समझना कि एक और चीज़ है कि भैया सब्सिडी, भाई एक इम्पैक्ट हमने ये भी देखने को मिला, और उसके बाद में क्या हुआ कि जो एक सब्सिडी दी जाती थी फार्मर्स को, ठीक है। सब्सिडी क्या होती है मैम, डिस्काउंट्स, ठीक है। अलग अलग चीज़ों पे डिस्काउंट दिए जाते थे, वो डिस्काउंट भी क्या हुए, फार्मर को कम कर दिए गए। और भी क्या हुआ, रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल इन एग्रीकल्चर इन द कंट्री, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटीज पे भी क्या हुआ, इम्पोर्ट ड्यूटी को भी क्या कर दिया, कम कर दिया गया। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर। मतलब वही जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम सीधे शुरू करते हैं फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हमने ओवरऑल तो देख लिया कि भैया क्या हमको समझ में आया, क्या समझ में आया इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसके अंदर कि एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी में उसका हिस्सा जो है थोड़ा सा कम होते दिख रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और क्या है, जीडीपी बढ़ तो रहा है 2010-11 के बाद में जीडीपी बढ़ा तो, लेकिन क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट इतना देखने को नहीं मिला, इतना है, ठीक है। उससे ज़्यादा उसमें ज़्यादा परेशान मत होना। फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो फूड तो क्या है, अन्न हमारी बेसिक नीड है, ठीक है। बिना खाने के तो हमारा काम चलने वाला है ही नहीं। फिर हम इतनी सारी चीज़ें ग्रो करते हैं तो फिर फूड सिक्योरिटी भी तो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई, क्योंकि जब इतना मास प्रोडक्शन हो रहा है, इतना बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो कीड़े लग गए, मान लो खराब हो गया, मान लो शॉर्टेज हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए फूड सिक्योरिटी की जरूरत है, ठीक है। इफ एनी सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव दिस एक्सेस, दैट सेगमेंट सफर्स फ्रॉम द लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज disproportionately large in some regions of our country, particularly in economically less developed states with higher incidence of poverty, ठीक है। जहाँ पर गरीबी है वहाँ पर फूड सिक्योरिटी को लेकर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर फूड नहीं मिलेगा तो फिर सस्टेनेबिलिटी की बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। हम देखते हैं कि जो कंट्री के बाहर के जो
मतलब कंट्री के बाहर तो नहीं, लेकिन जो रिमोट एरियाज़ है, जो स्टेट्स के रिमोट एरियाज़ है, वो बहुत प्रोन होते हैं किस चीज़ को लेकर, नेचुरल डिजास्टर्स को लेकर। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि मान लो कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, तो उस साल तो वहाँ पे खेती होनी नहीं। अब खेती नहीं होनी तो फिर क्या होता है, दूसरे स्टेट से लेकर हम फसल क्या करते हैं, या फिर अन्न जो है उनको क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, हमारा रेस्क्यू सिस्टम चलाते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि हमको फूड को, अगर हमारा स्टोरेज में रखा हुआ है फूड, कहीं पर स्टोर किया हुआ है, तो हम आसानी से क्या करेंगे, दे पाएंगे, है ना, उनकी मदद कर पाएंगे, फूड को लेकर जो है उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगर वो अपने स्टेट में नहीं ग्रो कर पा रहे हैं तो दूसरे स्टेट से लेकर हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये सही सारी चीज़ें जो है हमको फूड सिक्योरिटी में दी गई हुई है। बफर स्टॉक किया जाता है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो चलाया जाता है, ताकि क्या हो, कभी नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटी जैसी प्रॉब्लम हो तो हमें दिक्कत ना आए, हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक है, आई बात समझ। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि क्या करे वो स्टॉकिंग करे फूड ग्रेन्स की। ठीक है, वेयर एज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंश्योर्ड बाय द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, स्टॉकिंग एफसीआई का काम है और डिस्ट्रीब्यूशन किसका काम है, पीडीएस का काम है। ठीक है, एफसीआई प्रोक्यूर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एट द गवर्नमेंट अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्या करती है गवर्नमेंट, खाना लेती है। तो वो ये जो स्टॉक करते हैं अपने घर से थोड़े ना उगा के स्टॉक करते हैं, ये वही जो खाना लिया जाता, जो अन्न लिया जाता है, जो ग्रेन्स खरीदे जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, वही क्या करती है, एफसीआई उसको क्या करती है, स्टॉक करती है। द गवर्नमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर सच एज फर्टिलाइजर्स, पावर एंड वाटर। इन पर भी क्या होता था, डिस्काउंट जो है वो दिया जाता था। ठीक है, इतना समझ में आया, बाकी तो ठीक है, इतना ध्यान में रख लेना। हायर द सप्लाई ऑफ द लोअर, हायर द सप्लाई लोअर इज द डिमांड। ठीक है, एक ये भी छोटी सी देखने वाली बात है कि भैया अगर हम बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करते रहेंगे तो डिमांड कम होती जाएगी, क्योंकि क्या होगा, पर पर्सन जो है वो ज़्यादा फूड रहेगा। अब जैसे आपने देखा कि प्याज के दाम महंगे होते हैं, मान लो कभी प्याज के दाम कब महंगे होते हैं भैया, जब प्रोडक्शन कम होता है, फसल अगर ख़राब हो जाती है तो फिर पर पर्सन कम प्याज रह जाता है, कम प्याज रह जाता है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं, ताकि क्या हो, बराबर बैलेंस दोनों में बना रहे। ठीक है, इसीलिए फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको फूड सिक्योरिटी के अंदर कर पढ़ रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स। इसलिए स्मॉल फार्मर्स की भी सिक्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग हैं जो क्या करते हैं, हमारा अन्न उगा के हमें देते हैं, हमारी उपज उगा के हमें देते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम उसी अन्न को क्या करते हैं, स्टॉक कर पाते हैं। खाली स्टॉकिंग पे ध्यान देंगे, फार्मर्स पे ध्यान नहीं देंगे तो उगाएगा कौन। ठीक है, तो फार्मर्स को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है और फार्मर्स के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि क्या हो कि हमें खाने को लेकर कभी भी प्रॉब्लम ना आए। आगे बात समझ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, देखो अगर कोई नॉर्मली अगर आपको इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बोले कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो आप देखना कुछ ऐसे बता देना कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमिनन, इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑल्सो। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कॉलोनाइजेशन के टाइम पे भी किया गया था। ठीक है, हम क्या करते थे कि एक्सपोर्ट करते थे, जो चीज़ें हमारे पास में रहती है वो तो रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरी जगह से भी इम्पोर्ट करते हैं और अपनी चीज़ों को भी दूसरी जगह पर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि क्या हो कि भैया वहाँ पर कुछ अलग चीज़ें ग्रो हो रही है तो वो भी हमारे पास में आ पाए, उनको भी उस पर टैक्स मिल पाए, और हमारे पास में जो चीज़ें हैं और उनके पास में नहीं, जैसे टी, उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि हमको भी उस चीज़ का टैक्स मिले, है ना। हम इतना मास प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो उस पर हमको कुछ पैसा मिलना चाहिए, उस पर हमको कुछ आउटपुट मिलना चाहिए ना। तो बस ये जो है वो ग्लोबलाइजेशन में हमने देखा था। ठीक है, टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया attracted the British and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीज़ें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती है, उसमें आप देख सकते हैं कॉटन है, टी है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश्ड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया। रॉ मटेरियल जब हमारे पास से गया तभी उन्होंने अच्छे से अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर पाया। अगर हमारी यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ तक नहीं पहुँचता तो फिर ये सारी कंपनीज भी फेल हो जाती। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, यू हैव रेड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। ठीक है, हमने वो देखा था इंडिगो वगैरह, है ना, याद है कि नहीं याद है आपको। ठीक है, दिस वाज स्टार्टेड बिकॉज द फार्मर्स ऑफ द रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पर ब्लू डाई की ज़रूरत थी, वहाँ पर इंडिगो की ज़रूरत थी, इसलिए फोर्स किया गया था किसमें, भारत में, कि तुम इंडिगो ग्रो करो। ठीक है, इसलिए तब उस टाइम पर जब गांधी
जी आए थे हमारे यहाँ पर, उन्होंने चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया था ताकि फार्मर्स जो है उनकी मनचाही फसल जो है वो ग्रो कर सके और उनके ऊपर कोई फोर्स या दबाव ना डाला जाए। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। ठीक है। Under globalization, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges. Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, spices, our agricultural products are not able to compete with the developed countries. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भैया भारत में हो सकता है कि नहीं है, कम क्वालिटी, वैसे भी हमारे यहाँ के लेबरर्स बहुत चीप लेबरर्स माने जाते हैं। जब तक हम हमारी क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम हमारा लेवल नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कंपटीशन में जो है वो हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कंपटीशन में हमको देखने को। ठीक है, तो हमको ग्लोबलाइजेशन से मेन क्या चीज़ें सीखनी है कि भैया हम क्या कर सकते हैं। अगर हमको हमारी क्रॉप यील्ड बढ़ानी है, अगर हमको हमारा एक बढ़ाना है कि भैया हम बहुत अच्छी सी क्रॉप ग्रो करते हैं या फिर हमारा लेवल बढ़ाना है इंटरनेशनल मार्केट में भी, तो ये देखो इकोनॉमिस्ट ने भी ये नॉर्मल सी चीज़ें बोली हैं कि अगर हम बिल्कुल प्योरली फूड ग्रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो फिर इंडियन मार्केट जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो बहुत जल्दी गिर जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे ऑयल सीड्स पर भी ध्यान देना चाहिए। देखो हम देख रहे हैं कि जैसे ऑलिव ऑयल है, बहुत महंगा मिलता है, कैस्टर ऑयल है, ये सारी चीज़ों की सीड्स हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, ऑयल निकाल के इसको मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, बहुत पैसा उस चीज़ से मिलेगा। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास में, हमारे यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट है। क्या है हमारे पास में, डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट है कि भैया कहीं पर बहुत गर्मी भी मिलती है, हमें मानसून भी मिल जाता है, हमें ठंडक क्लाइमेट भी मिल जाता है, तो हम वेराइटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे भी हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो वेराइटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे हम ध्यान दे सकते हैं। हमारे छोटे जो फार्मर्स हैं, जो मेहनत करके दिन रात काम करते हैं, उनके ऊपर भी हमको थोड़ा सा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है या उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि वो इंटरेस्टिंगली इन्वेस्ट करते रहें एग्रीकल्चर के ऊपर, उनके पास में सोर्सेज भी मिले, रिसोर्सेज भी मिले। ठीक है, और क्रॉप यील्ड जो है वो क्या हो, हमारी ज़्यादा बढ़कर आए। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं कि fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha and jojoba need much irrigation than rice और sugarcane। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको भी ग्रो कर सकते हैं, फिर इसको क्या कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आ रही कि नहीं अब बात समझ में। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। जो हमारी क्रॉप्स तो हम ग्रो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमको थोड़ा ध्यान ऐसी चीज़ों पर भी देना चाहिए जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, हाई वैल्यू है। ठीक है, इतना समझ में आया। बस यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, हमारा ग्लोबलाइजेशन आपको समझ में आ गया। और हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो ब्रीड में भी हम क्रॉप्स, सीड जो है, हमने आईसीआर में मैंने बताया कि हम सीड्स पर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो फिर हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि भैया जो हाइब्रिड बना रहे हैं, जो ब्रीड करके हम क्या करते हैं, क्रॉप बनाते हैं, तो उसमें हम सीड जो है वो कुछ ऐसी बना सकते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की हो, जिस पे हमको कीड़े ना लगे, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ ना करनी पड़े, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड यूज़ ना करना पड़े। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर इतने कैटल्स हैं, इतने गाय भैंस हैं, हम इतना ध्यान रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमको काऊ डंग भी जो है वो भरी मात्रा में मिलता है। अब हम क्या करते हैं, उसका यूज़ नहीं करते। काऊ डंग का यूज़ करो, अच्छा बढ़िया सा कंपोस्ट बनाओ, अच्छा बढ़िया सा मैन्योर बनाओ, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही सॉइल को नरिशमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम हमारे पास जो है उस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते और चल पड़ते हैं वेस्टर्न साइड की ओर, तो वैसे काम नहीं चलेगा ना। अपनी देश को देखो, अपनी धरती को देखो और अपने पास में जो ऑलरेडी रिसोर्स एग्जिस्टिंग है उस पर काम करने की कोशिश करेंगे तो हमारा बहुत सारा काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया, ये हमारे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट यहाँ पर आके जो है हमारे सारे टॉपिक जो है इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं। मैंने आपको पूरा कंसेप्चुअल रिवाइज करने की कोशिश करवाई है कि आप अच्छे से उस चीज़ को रिवाइज कर लो। जो आपने चैप्टर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ के रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़े हैं तो स्क्रैच से मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है। ठीक है, नोट्स में आई होप आपने सब कुछ अच्छे से मेंशन कर लिया होगा। ग्लोबलाइजेशन और इनके जो है वो सिर्फ सिंपल कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये लॉन्ग आंसर्स में ज़्यादा लिखने को आते हैं। ठीक है, और जो है थोड़ी बहुत चीज़ें जो इसमें वन लाइनर्स वगैरह में मिलेगी, तो ये जो MCQ सेशन होगा ना उसमें मैं आपको बताऊंगी कि भैया अब ये चैप्टर तो हमको समझ में आ गया, कंसेप्ट ओवरव्यू तो हमने कर लिया, लेकिन इसमें से MCQ कैसे निकल के आते हैं, किस तरीके से हमको सॉल्व करने हैं, किस तरीके से ऑप्शन को हमको समझना है, वो मैं आपको इस चैप्टर के MCQ सेशन में बताऊँगी। ठीक है, इतना समझ में आया, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा बहुत सो भी लिए हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वापस जाकर नोट्स अच्छे से बना लेना। अगर कहीं पे आके अटके हो तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके वापस से रिवाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि एक बार में कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आती। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ईजी था, कुछ नहीं था ज़्यादा कुछ ऐसा समझने जैसा। ठीक है,
इतना समझ में आया? बस हाँ, एक और बात आपको बतानी थी कि मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट जो है वो बन चुकी है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई पैकेज खरीदना है या सब्सक्रिप्शन खरीदना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट जो है आप इस तरीके से देख सकते हो, magnetbrains.com आप अपने इस पे टैब पे डालो और इस तरीके से आपको पूरी वेबसाइट जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर NTSC 12th 11th 10th 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सारी क्लासेस जो है वो अवेलेबल है, इनके सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इन पे आप क्लिक करोगे तो फिर आप जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप NTSC पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि विभूति मैम के लेक्चर्स हैं, राहुल सर के लेक्चर्स हैं, मेरे लेक्चर्स हैं, ठीक है, हमारे अभिषेक सर के लेक्चर्स हैं, मैट सेट दोनों के लेक्चर्स हैं। तो आप यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हो, इनको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मेरे लेक्चर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको पूरा ओवरव्यू दिखेगा, जिसमें हम सारे एक एक करके, अगर आप भूल जाते हो, मान लो आपका कोई से लेक्चर छूट जाता है, तो आप यहाँ पर आकर उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लेना, हम जो है सारा एक एक करके सारे सॉल्यूशंस भी इस पे डालेंगे, सारे MCQ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारे पुराने पेपर्स भी हम डिस्कस करेंगे NTSC के, ठीक है। तो बस आपने जितना इंटरेस्ट बना के रखा था उसको बना के रखना है ना। और अगर सिलेबस में लेकर कोई प्रॉब्लम है ना, तो सिलेबस ओवरव्यू भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस में हमारे SST के आने वाला है, ताकि आप क्या कर सके, उसको अच्छे से ध्यान में रख सके। फिर ये जो है हमारा टाइम टेबल है पूरा NTSC का, मेरे लेक्चर्स के साथ साथ में आपको साइंस, मैथ्स और मैट के भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। कब कब मिलेंगे? फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। ये वीकेंड्स पे इसलिए रखा हुआ है ताकि आप पूरे हफ्ते क्या कर सको, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सको बोर्ड्स की। क्योंकि बच्चों को अक्सर ये परेशानी आती है कि भैया हमारे से बोर्ड्स नहीं बनता तो हम NTSC का कैसे क्या करें, बहुत टफ होती है, फलाना ठिकाना, ऐसे हम बहुत सारे अपने एक्सक्यूजेस दिमाग में लेके बैठ जाते हैं। इसलिए आप कुछ मत करो, शुरुआत में ये 3 दिन दो, 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे प्रॉपर इंटरवल में आपको वीडियोस मिलेगी, ठीक है। सारे चैप्टर्स की भूलना मत, मेरे सब्जेक्ट को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। प्रॉपर आना है, जहाँ जहाँ मैंने बोला कि कमेंट करना है, कमेंट करके जाना, अच्छे से चीज़ों को समझना, नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाना, ठीक है। तो बस, और एक और चीज़ देख लो आप कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स का, आपका जो प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स का, वो सारा कुछ फ्री कोर्स लेके आया है, 100% फ्री कोर्स लेके आया है। किसके लिए? NTSC के लिए, मैट प्लस सैट दोनों, ठीक है। स्टेज 1 भी होगा और स्टेज 2 भी धीरे धीरे करके कवर किया जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए, और हो सके तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर आप बड़े हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं 7th 8th 9th या 10th में, जिसको आप चाहते हैं कि वो NTSC की तैयारी करे, तो बिल्कुल आप उनसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर।